प्रोबेबिलिटी में बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से, जो 10th क्लास में पढ़े थे। ठीक है, देखो मिस्टर, देखो एक टर्म है, इसको घेर देता हूँ। एक टर्म है, पहले इसको समझते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या समझते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट? तो सुनो, रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे हिंदी में बोलते हैं? यादृच्छा प्रयोग। नाम सुने हो? नहीं सुने हो? यादृच्छा प्रयोग। ओके, अब जैसे मान लो कि कॉइन को फेंकेंगे, ओके, तो कॉइन पे हेड आएगा या टेल आएगा। ये पता है कि टोटल पॉसिबल क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, बता सकते हो? मैंने क्या क्या संभावना है, कौन कौन सा आउटकम। देखो यहाँ पे आउटकम मतलब परिणाम, रिजल्ट। ठीक है, तो वो सिक्का पे, कॉइन पे, और फेयर कॉइन है। फेयर कॉइन समझे? माने कि एक तरफ हेड है, एक तरफ टेल है। फेयर कॉइन कहते हैं, कहीं से चिपटा उपटा नहीं है, एक तरफ हेड है, एक तरफ टेल है। ये होता है कि अनफेयर कॉइन, जैसे कि तुम्हारे दोनों तरफ हेडे हो जाए, दोनों तरफ टेल्ले हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। लेकिन हम लोग हमेशा फेयर कॉइन की बात करते हैं। तो अगर एक तरफ हेड एक तरफ टेल है, तो तुम उसको फेंकोगे तो उससे फेंकने से पहले तुम क्या एकदम श्योर कह सकते हो कि हेड आएगा या टेल आएगा? मैंने तुम श्योर नहीं हो। ओके, तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिनके आउटकम के बारे में एडवांस में तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझे? मैंने सिक्का का फेंकना वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। लेकिन जैसे मान लो बॉल को एक ऊपर फेंके, हम बताओ बॉल को फेंके, बॉल को एक कोने, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलोगे कि नहीं बोलोगे? नहीं बोलो, क्योंकि बॉल ऊपर फेंकोगे तो श्योर है कि तुमको पता है कि वो नीचे आएगा। समझे? अरे एक बॉल को हम ऊपर फेंके तो हमको तो श्योर है कि बॉल नीचे ही आना है। ऐसा थोड़ी होगा कि बॉल ऊपर भाग जाएगा, ऐसा वैसे तक नीचे भी आया, ऐसा तो नहीं ना। एक ही फिक्स है, एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही आउटकम है उसका। क्या आउटकम है? कि वो नीचे ही आएगा। समझे? लेकिन एक कॉइन को फेंकोगे कब? जब फेंकोगे तुम तो उसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो उसमें कै वो रिजल्ट आ सकता है? कै वो रिजल्ट? 2 आएगा एक बार में, एक ही। लेकिन रिजल्ट कितनी पॉसिबिलिटी है? उसको बोलते हैं हिंदी अंग्रेजी में आउटकम। क्या बोलते हैं? आउटकम। परिणाम को बोलते हैं आउटकम। ठीक है, तो याद रखना प्रोबेबिलिटी में परिणाम को, रिजल्ट को हम लोग आउटकम कहते हैं। समझे बात को? सो अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलने के लिए शर्त है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट उस एक्सपेरिमेंट को बोला जाएगा जिसके पास कम से कम 2 आउटकम होना चाहिए। कितना आउटकम होना चाहिए? माने ये बोलो मोर देन 1 आउटकम, मोर देन 1 आउटकम, एक से ज्यादा उसके पास आउटकम होना चाहिए। समझे? कॉइन के पास क्या आउटकम है? कॉइन 2, या तो हेड या तो टेल। अब डाइस फेंको तो डाई डाई पासा पास, छक्का को जिसको बोलते हो। ओके, पासा डाई, तो डाई को फेंको तो इस पे 1 से लेकर 6 तक लिखा होता है। तो कितनी कितनी आउटकम उस पर है? 6 आउटकम है, 6 पॉसिबिलिटी है। जितना पॉसिबिलिटी उतना आउटकम। ठीक है, उसी को बोलते हैं आउटकम, परिणाम को। ठीक है, तो 6 आउटकम है, 1 से ज्यादा आउटकम है। और कि कौन नंबर पहले आएगा या उस पर ऊपर दिखेगा फेस पर, सबसे ऊपरी वाला फेस पे, तो हम श्योर तो नहीं बोलोगे। तो इस पहली बात तो कि 1 से ज्यादा आउटकम होना चाहिए रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलने के लिए। और दूसरा कि उसके आउटकम के बारे में एकदम श्योर नहीं कह सकते हो कि क्या होगा, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, नॉन प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, माने भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो। तो उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझे? मान लो कि एक थैला में 10 लाल गेंद है, 10 लाल गेंद है। अब उसमें से हम लाल गेंद, एक गेंद निकाल रहे हैं, तो बताओ रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि नहीं है? आउटकम तो 10 है, लेकिन वो उसमें श्योर है कि लाले गेंद निकलेगा, खाली लाले गेंद है। तो तुम उसके आउटकम के बारे में निकालने से पहले बता सकते हो कि लाले निकलेगा। समझे बात को? प्रिडिक्ट कर सकते हो बिना, माने कि तुम बिना निकाले भी बता सकते हो वो लाले गेंद निकलेगा निकालेंगे तो। लेकिन मान लो एक थैला है, उसमें 10 लाल गेंद है, 10 काली गेंद है, 10 उजली गेंद है, 10 व्हाइट है, 10 ब्लू, 10 ब्लैक है, और 10 जो है तुम्हारे पास रेड है। मान लो 10 लाल, 10 काली, और 10 जो है व्हाइट है। ठीक है, अब तुमको पता है, अब उसमें सब निकल कहीं पूरा मिला हुआ है, पूरा गेंद मिला हुआ आपस में। तो मैं तुमको बोलूँ, बताओ क्या, पहले बताओ उसमें आउटकम कितना है? 30 आउटकम है। कितना आउटकम है? 10 ब्लैक, 10 व्हाइट, और 10 जो है तुम्हारा क्या बोले थे, 10 कलर, व्हाइट, रेड और ब्लैक। ठीक है, तो सिंपल सा बात है। बताओ उसके आउटकम के बारे में तुम पहले बता सकते हो कि रेड निकलेगा, ये व्हाइट निकलेगा, ब्लू में, एकदम श्योर तो नहीं बोल सकते हो ना। समझ में क्या बोल रहा हूँ? मैंने वहां पे 1 से ज्यादा आउटकम तो है, और ऊपर से तुम उसके आउटकम के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। उसको क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझे बात को? अरे समझा? तो अब प्रोबेबिलिटी में याद कि हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। ओके, तब रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके पास, बोलो, मोर देन 1 आउटकम हो। क्या हो, जल्दी बोलो। मोर देन 1 से ज्यादा आउटकम होना चाहिए। आउटकम मतलब क्या होता है? परिणाम। हाँ, आउटकम होना चाहिए, मोर देन 1 आउटकम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन बताओ, वो आउटकम जो होना चाहिए वो नॉन प्रिडिक्टेबल होना चाहिए कि प्रिडिक्टेबल होना चाहिए? हाँ, मैंने इसको प्रिडिक्ट तुम नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आउटकम शुड बी, या इज आउटकम इज नॉन प्रिडिक्टेबल, नॉन प्रिडिक्टेबल। नॉन प्रिडिक्टेबल मतलब उसके परिणाम के बारे में तुम पहले एडवांस में नहीं बता सकते हो, तो उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट।
ठीक है, समझ आ गया रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? और समझे कि नहीं? अब कुछ एक्सपेरिमेंट की हम लोग बात, एक कॉइन का फेंकना रैंडम एक्सपेरिमेंट है, एक डाई का फेंकना रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ओके चलो, माने कि एक 52 पत्तों में की एक गड्डी है और डेक ऑफ 52 कार्ड्स है, 52 पत्तों की एक गड्डी है, उसमें से एक कार्ड निकालोगे तो वो भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि आउटकम तो एक से ज्यादा होगा ही है, और उसके आउटकम के बारे में तो पहले एडवांस में नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो अब सुनो, अच्छा कुछ टर्म्स और बताने वाला हूँ, यहाँ पर लिखने वाला हूँ, ध्यान सुना। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया? अब है सैंपल स्पेस, समझो अच्छा से। सैंपल स्पेस किसको बोलते हैं? सुनो, बाद में लिखना, पहले बेसिक, पूरा बेसिक लेवल से उठा के ले जा रहा हूं मैं, ताकि तुमको पूरा प्रोबेबिलिटी समझ में आए। ठीक है, सैंपल स्पेस सुनो, सैंपल स्पेस को कैसे लिखते हैं? सैंपल स्पेस को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। ठीक है, अब बताओ, व्हेन अ कॉइन, मैं लिख रहा हूं, सुनो अच्छे से। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड माने एक कॉइन को फेंका जाता है या फिर उछाला जाता है, तो कॉइन पे क्या आएगा? या तो हेड आएगा, ओके, या तो टेल आएगा। ये पॉसिबिलिटी, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? दो आउटकम है टोटल, या तो हेड आएगा या तो टोटल पॉसिबिलिटी ये दो है। तो टोटल पॉसिबिलिटी या बोलो टोटल आउटकम के सेट को सैंपल स्पेस बोलते हैं। टोटल आउटकम का जो सेट बनेगा ना, उसको क्या बोलोगे? सैंपल स्पेस। सेट ऑफ ऑल, बोलो आउटकम्स, यस, सेट ऑफ, मैं लिख रहा हूं, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। कौन एक्सपेरिमेंट? आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, ओके, ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। बात खत्म। ये डेफिनेशन थोड़ा लैंग्वेज है, थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को लैंग्वेज पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। ओके, इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। अब बताओ, ये एग्जांपल मैंने दिया, पहला एग्जांपल, चलो ठीक है, पहला एग्जांपल। तो इसमें सैंपल स्पेस क्या बनेगा बताओ? हेड या टेल, तो इसको मिडिल ब्रैकेट में डाल देंगे और सैंपल स्पेस लिख देंगे ऐसे। टोटल कितना एलिमेंट है इस सैंपल स्पेस में बताओ? पॉसिबिलिटी कितनी है? एस, तो इसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। कितना है बताओ? 2। कितना हो गया? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब सुनो अच्छा से, नंबर 2, अब इंपॉर्टेंट बताने वाला है। अब थोड़ा, अब और तुमको लगेगा कि तुम पढ़ रहे हो ये। व्हेन टू कॉइन, सुनो अच्छे से, व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, टॉस्ड टुगेदर बोले या साइमल्टेनियसली बोले? साइमल्टेनियसली। कई शब्द से परिचित हो कि नहीं हो? साइमल्टेनियसली, एक साथ। ओके, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ। ओके, या तो ये बोले when two coins are tossed simultaneously, या ये बोले, ध्यान सुनना, या ये बोले कि when one coin, सुनना अच्छा से, बहुत इंपॉर्टेंट है, when a coin, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे सुनो, when a coin, बोलो, हाँ, when a coin is tossed twice, क्या मतलब तुमको बताओ? tossed twice, ओके, या तो दो कॉइन को एक साथ फेंका जाए या एक कॉइन को दो बार फेंका जाए। दोनों के लिए सैंपल स्पेस सेम बनेगा, बस थोड़ा सा मीनिंग में फर्क होगा। क्या मतलब है? पहले सुनो क्या बोला मैंने। जब एक सिक्का को दो बार, जब दो सिक्का को एक साथ उछाला जाए, फेंका जाए, या एक सिक्का को दो बार उछाला जाए, बात सेम। दोनों का सैंपल स्पेस क्या बनेगा? होता तो कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? बताओ। दो बार से दो, ये बहुत आसान होता है। हेड टेल, पहले बताओ, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लो ऐसे कर दो, पहले रुको, हेड टेल लिख दे। हेड टेल बहुत आसान है, मैं बताता हूँ पहले। हेड टेल कैसे तरीका मेरा समझना बहुत आसान है, कई तरीका इसको समझने का। एक तरीका तो मैं सिंपल तरीका बताऊंगा तुमको कि हेड और टेल लिखो ऐसे। ओके, ये एक कॉइन को एक बार फेंकने दिया तो हेड आएगा, या तो दो बार फेंका जाना था, एक हेड यहाँ लगा दो, एक टेल यहाँ लगा दो। बता दो, एक बार हेड यहाँ लगा दो। ओके, सुना अच्छे से, ये क्या कर रहे हैं हम? दो बार फेंकना ना, देखो अच्छे से। एक कॉइन को फेंका तो यहाँ हेड टेल हुआ, एक कॉइन को फेंका तो हेड टेल हुआ, लिख दिया। अब सुनो, दोनों तरफ यहाँ एच लगा दो। सुनो, एक बार यहाँ पे एच लगा दो, या दोनों एक एच लगाओ या एक एच लगाओ, यहाँ एक टी लगाओ, यहाँ एक टी लगाओ। तरीका यही होता है। कैसे किया देखा? मैंने दोनों आउटकम के साथ एक बार एच लगाओ, एक बार दोनों के साथ क्या लगाओ? टेल लगाओ। तो एच लगाया, टेल लगाया, पहले लिख देना या बाद में लिखना, कोई फर्क? एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका किस नहीं सर, ऐसे बनाइए। एच टेल, एक कॉइन को एक बार फेंका, एक कॉइन को एक बार फेंका, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। बताओ, एच 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 टी टी एच, ये भी आसान है। ठीक है, तो दोनों सेम चीज है। ओके, हाँ, चार्ट हो गया। टी टी, सॉरी गलती हो गया, टी टी, समझे बात को? हाँ, अरे समझे ये वाला? एक मिनट, कपड़ा सूखा हो, कपड़ा रखना पड़ेगा। मिट नहीं रहा, समझे कुछ हो? मिट नहीं रहा यार, ये तो पूरा बैठिए क्या, कोई बात नहीं बेटा। ओके, समझे बात तो मैंने क्या बोला?
तो तुम्हारा जो है क्या बनेगा, फिर बनाओ, क्या खुद से बनाओ, बताओ कैसे बनाओगे। हेड टेल, क्या लिख दोगे, हेड टेल। ये एक कॉइन को फेंकेंगे एक बार, फिर एक कॉइन को फेंके दो, अब मल्टीप्लाई कर दो, एच 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 टी टी एच टी टी, समझिए कितनी पॉसिबिलिटी पॉसिबल आउटकम है, बताओ इसमें 1 2 3 4, इसको एक गिनोगे, दो नहीं गिनोगे। अब इसका मीनिंग क्या है बताओ तो, मैंने बोल दिया कि कॉइन, दोनों कॉइन पे एच एच आ गया, ये बोल दिया, इसका मीनिंग समझे, पहला कॉइन पे भी एच हेड आया, दूसरा कॉइन पे भी, इसमें बताओ पहला कॉइन पे हेड, दूसरे कॉइन पे टेल, पहले कॉइन पे टेल, दूसरे कॉइन पे हेड, ये ना पॉसिबिलिटी है। तो जब दो कॉइन को फेंकोगे तो इसका मतलब ये है, और जब एक कॉइन को दो बार फेंकोगे तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये पहला फेंक में एच आया, दूसरा फेंक में भी, फिर पहला फेंक में एच आया, दूसरा फेंक में टेल आया, फर्स्ट राउंड में टेल आया, सेकंड राउंड में एच आया, जब एक कॉइन की बात करोगे तो, है ना। लेकिन दोनों का मतलब, लेकिन ये क्या आउटकम है, दो आउटकम है कि एक आउटकम है, एक आउटकम है, ये भी कितना है, एक आउटकम, ये एक का दो बार फेंका जा रहा है, क्लियर हो गया अच्छे से। एक तरीका तो ये याद रखना, अब मैंने बताया ना तुमको, कैसे याद रखोगे, एच टी और एच टी दोनों तरफ एच लगाओ, एच एच, ऐसे ऐसे ना लिखो, हम तुमको सीधे सीधे दिखा देते हैं। एक कॉइन को एक बार फेंकेंगे, तरीका सुनो, एच टी एच टी, सही लिखा था ना, हाँ चलो ठीक है, सही एच टी, तो एच एच लगा दो दोनों तरफ, लगा दिया, अब दोनों तरफ क्या लगा दो, टेल टेल, चारों ने पॉसिबिलिटी है, कितना आसान है, मतलब एक बार एच एच लगाओ, एक बार टेल टेल लगाओ, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। ओके, तो ये तरीका भी मुझे बहुत पसंद है। अब चलो तीन बार तो ये समझ आ गया, इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम कितना, 4, तो टोटल एलिमेंट बताओ कितना हो गया एनएस में। ऐसे मत याद रखना, 2 इंटू 2, एक बार में दो 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 पॉसिबल आउटकम है, एक बार में फिर दो, दो का पावर कितना लिख दे, 2 यानी आंसर 4, फिर 3 बार फेंको तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, फिर 3 बार 4 बार फेंको तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और देखो, सारे बताऊंगा, सारी बात बताऊंगा। तीसरा देखो, तीसरा में क्या लिखोगे बताओ, वेन थ्री कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, या थ्रोन भी लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है जी, या तो ये शब्द लिखा रहे, या वेन अ कॉइन, जब एक सिक्का, वेन अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, टॉस्ड थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 बार, तो सिंबल क्या बनेगा, तो देखो पहले पहले कैसे निकलेगा तरीका सुनो। दो बार का तो तुमको पता है, दो बार का पता है तुमको, और दो बार का पता है ना, तो दो बार का बना, बहुत आसान है, देखो गौर से देखो, 2 बार में क्या क्या आएगा बताओ, खुद से देखो, मैं बता रहा हूँ, एच एच आएगा, या एस टी आएगा, या टी एच आएगा, या टी टी आएगा, ओके। फिर एक बार और उतारो, एक बार उतारो, या तो हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, बोलो, या टेल टेल आएगा। तरीका बताता हूँ मैं शॉर्ट ट्रिक में, बहुत शॉर्ट ट्रिक में समझ में आ जाएगा तुमको। अब कुछ नहीं करो, सबको एच दे दो और सबको टेल दे दो, खत्म, तुम्हारा खत्म। चलो बताओ सबको क्या करना है, एच 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 हो गया, और सबको टेल, लेफ्ट लगाओ, लेफ्ट लगाओ तो लेफ्ट इसमें भी लगाओ, टेल 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 टेल, हो गया, 8 को हो गया, देखो ना, 4 इधर 4 इधर। तरीका शॉर्ट ट्रिक समझा, मैंने कि 3 बार का लिखना चाहता हूँ सैंपल स्पेस, तो 2 बार का पता होना चाहिए, 2 बार का पता था, एच एच एस टी टी एच टी टी, 2 बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया, और उसमें सब में एक तरफ एच लगा दो, तो एक तरफ पूरे में टेल लगा दो, खत्म कर दो। ओके, समझे बात मैंने क्या बोला। इससे अच्छा मुझे पसंद है, ये भी ठीक है, ये भी आसान है मुझे, ओके। लेकिन हमें एक और तरीका बताते हैं, रुको। एक तरीका क्या है, मल्टीप्लाई करने वाला, ओके, वो भी आसान है, देखते रहो कैसे करते हैं। देखो देखो देखो, क्या करोगे, 2 बार पता है ना, 2 बार का पता है ना जी, एच 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 टी टी एच, एक और इसको मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा क्या, कभी गलती नहीं होगा, बहुत आसान है, एच टी, है ना, 3 बार हो जाएगा, 2 बार का ये, एक बार का ये, करो गुना करो, एच एच एच, यहाँ हटा देते हैं, यहाँ से जगह पूरा एक लाइन में लिखना है, पूरा भिंगा हुआ ये, ठंडा की वजह से ना पूरा पकड़ लेते हैं। बताओ एच एच एच, बताओ एच 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 टी, हो गया, इसको इससे दोनों से कर लिया, फिर इससे करो, एस टी एच, इन्हें क्या एच एच स्क्वायर कर दोगे, एच स्क्वायर नहीं करना, बर्बाद हो जाएगा। अब इसका बताओ एच टी टी टी, चलो यहाँ से बताओ, नीचे दूसरा बताओ, टी एच एच टी, गलती ना किया, तो एक छूट गया ना, यहाँ पे एक छूट गया है, इसमें एक छूट गया था, टी टी टी, तुम लोग बोल भी नहीं किया, अब सही है, दिख रहा आकाश,
मिडिल ब्रैकेट से लिखना, कितना बच्चों को तो मिडिल ब्रैकेट में लिखने में दिक्कत होता है। ठीक है, चलो सही है। देखो कटना ना क्या, देखो तो क्या करोगे, एच 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 टी एच टी एच, ओके, एंड एच टी टी, ठीक है, टी एच एच टी एच एच टी एच टी, और उसका दे टी टी एच टी टी टी, खत्म। समझ को, ये तरीका मुझे पसंद नहीं है क्योंकि इसमें मिस्टेक हो सकता है, कोई ना कोई छूट सकता है। तो मैंने जो तरीका बताया ना कि 4 बार लिखो पहले उसको, मैंने कैसे करके फटाफट लिखो, कैसे लिखोगे, एच 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 टी 2 बार का लिख लो, टी एच, ये बहुत पसंद है मुझे ये वाला, टी एच और एंड टी टी, हो गया। फिर यहाँ फिर से दोबारा लिख दो, एच 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 टी एच टी टी, हो गया। आप सब तरफ एच लगा दो एक लाइन से, एच 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 एच, आसाम में टी लगा दो, टी 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 टी, कभी नहीं छूटेगा इससे आर्ट को। समझ को, बहुत आसान नहीं बना अभी। हाँ चलो, अब क्या करते हैं हम लोग कि बताओ टोटल एलिमेंट कितना है सिंपल इसमें, बता चलो बताओ। 2 का पावर 3, यस, कितना हो जाएगा 8, ओके। 2 बार फेंका गया, 3 बार फेंका तो 2 का पावर 3, 4 बार फेंका जाता तो 2 का पावर 4, एन टाइम फेंका तो 2 का पावर एन, खत्म। को समझे, तो ये सभी सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस समझे। टोटल पॉसिबल आउटकम कितना, इसको क्या गिनोगे कि ये एक आउटकम है कि 3 आउटकम है, एक आउटकम है, 3 बार का फेंका गया, एक ही आउटकम काउंट करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा ये 8, कुछ समझे। 4 बार फेंको 2 का 4 16 हो जाएगा, करना हो जाएगा। अभी तो कॉइन को फेंके हैं, अब हम लोग फेंकेंगे किसको, किसको फेंकेंगे, हाँ डाइस को फेंकेंगे, पर इसको नोट करो पहले बढ़िया से, ओके। चलो अब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इवेंट, क्या पढ़ रहे हैं, इवेंट, घटना। नाम सुनो, घटना सुनो, घटना का क्या होता है, पहले घटना सुनो क्या होता है। पहले मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख देता हूँ छोटा सा, ताकि तुमको समझ में आ जाए कि द सबसेट ऑफ, सुनो, द सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। सुनो पहले एग्जांपल सुनो, समझ में आएगा। अब मैंने खाली तुमको कॉइन को टॉस करवाया, डाई को ना करवाया, तो अब करवाने वाला इज कॉल्ड इवेंट। समझाने के लिए मैं कर दूंगा, सुनो अच्छा से। पहले इवेंट क्या होता है, एग्जांपल समझो। मान लो कि व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हेन अ कॉइन नहीं, कॉइन तो हो गया, डाई ले लेता हूँ, डाई इज टॉस्ड, कॉइन भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। एक डाई को टॉस किया जाता है, टॉस किया जाता है, ये बोलो थ्रोन किया जाता है, फेंका जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टॉस्ड बोले या ड्रॉन बोले, लो ड्रॉन अच्छा लगेगा, ओके। चलो, जब एक डाई को, यानी डाई समझे ना, पासा, ओके, डाई को फेंका जाता है, डाई का प्लूरल वर्ड होता है डाइस, क्या होता है, DIC, डाइस, ओके। आप सुनो अच्छा सा, इंपॉर्टेंट है। तो एक डाई को फेंकोगे तो सैंपल से क्या क्या बनेगा, क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, सो दीज आर 6 पॉसिबल आउटकम्स, 6 पॉसिबल आउटकम्स है, समझ देखो। अब इसमें क्या है, मान लो मैंने बोल दिया, एक मैंने सुना जैसे मैंने बोल दिया कि उस पे इवेंट आएगा, मैंने कि जब उसको कॉइन को टॉस किया गया तो मैंने बोल दिया कि इवेंट आएगा ऑड नंबर, क्या आएगा, जैसे मैंने बोल दिया इवेंट आएगा ऑड, मैंने ऑड आएगा, तो ऑड कौन कौन आ सकता है बताओ, ऑड। पहले यहाँ लिख देते, रुको पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, एंड ऑड नंबर एंड ऑड डिजिट, चलो एंड ऑड डिजिट कौन कौन हो सकता है बताओ, यस, 1 या तो 2, हाँ 3, और देख लेना है, केवल 3 या तो 5, ये 3 पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, 6 में से ये 3 ऑड है, ओके। तो इन तीनों को बोलेंगे ऑड नंबर। तो ये जो इवेंट, ये जो घटना घटा ना, सो दिस इज एन इवेंट, एक घटना है, लेकिन इस घटना के अंदर कितनी पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी है, 3 आउटकम पॉसिबल, या तो ऑड 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा, कोई एक ही, लेकिन पॉसिबिलिटी कितनी है यहाँ पे, 3। तो इस इवेंट में कितने कितने एलिमेंट है बताओ, कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो जिस इवेंट में एक से ज्यादा एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट, क्या बोलते हैं, हाँ, तो ये इसको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। मैं लिख देता हूँ यहाँ ब्रैकेट में, कंपाउंड, मिश्रित घटना, हिंदी बोलते हैं मिश्रित घटना, कंपाउंड इवेंट, या मिक्स्ड इवेंट भी बोल सकते हो, मिक्स्ड इवेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट है ना। तो कंपाउंड इवेंट किसको बोलेंगे, जिस इवेंट में एक से ज्यादा एलिमेंट हो उसको क्या बोलोगे, कंपाउंड इवेंट। और मान लो मैंने घटना ले लिया, मैंने बोल दिया, जैसे सुनो, मैंने F लिख दिया यहाँ पे, क्या लिख दिया, अब मैंने बोला कि टू कम अप, मैंने लिया 2 कम अप, इतना लिख दिया, 2 कम्स अप, 2 पर आएगा, 2 आएगा सिर्फ, तो 2 में बताओ 2 कै बार आएगा, 2 सिर्फ 2 आएगा डिजिट में, 2 कै बार आएगा 2, समझिए बात को। केवल मैंने बोला कि डिजिट पे सिर्फ 2 आएगा, सिर्फ 2,
एक ही बार टी आएगा, तो टू कई बार एक ही बार ना होगा, तो मैंने टू लिख दिया। टू में कई एलिमेंट होता है, इसमें तो 3 एलिमेंट है, ई में तुमको 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट। 3 एलिमेंट का मतलब नहीं समझिए 3 बार आएगा ऐसा नहीं, कोई एक ही एलिमेंट आएगा, बट ऑड नंबर 3 ठो है, तो 3 पॉसिबिलिटी, बट यहाँ सिर्फ दो कई बार आएगा, दो भी एक ही बार आएगा, लेकिन दो तो एक ही है तुम्हारे पास। तो इसमें जिस इवेंट में एक एलिमेंट होता है, जिस इवेंट में एक एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। क्या बोलते हैं? या सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट, समझे? दो सैंपल स्पेस अलग चीज है और सिंपल इवेंट अलग चीज है, दोनों फर्क है। सिंपल स्पेस तो पूरा, सैंपल स्पेस तो पूरा तुम्हारा पॉसिबल आउटकम्स हो गया। सिंपल इवेंट बोलो, इसी का नाम है एलिमेंट्री इवेंट। क्या नाम है इसका? कंपाउंड इवेंट को मिक्स्ड इवेंट भी बोलते हैं, लिख देता हूं मैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा तुमको। मिक्स्ड इवेंट, इसका नाम है एलिमेंट्री इवेंट, एकल घटना या प्रारंभिक घटना, नाम सुनो ना, एलिमेंट्री इवेंट। कुछ समझे मैंने क्या बोला? बताओ टोटल इसमें टोटल 6 में से क्या वो एलिमेंट्री इवेंट पॉसिबल है? बताओ जल्दी बताओ। 6, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 एलिमेंट्री इवेंट है। ओके, अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो? प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ थ्योरी देख लो यहाँ पे, सिंपल, जो बचपन में जो फॉर्मूला पढ़े उसको बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी। कि अगर किसी घटना का तुमको प्रोबेबिलिटी चाहिए तो क्या करोगे? NE बाय NS, 10th क्लास में पढ़े हो ना, ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी। इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई। क्या बोलते हैं इसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई, घटना ई के घटने की प्रायिकता। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई, बोलो ना, बोलो, पढ़ो इसको, पढ़ो एक बार। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई, घटना ई के घटने की प्रायिकता। तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको भी बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, पढ़े होगा ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो सिंपल है, NE बाय NS, कुछ नहीं। आप प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी? प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सर, ओके, या तो 0 होगी, या तो 0 या 0 से ज्यादा, 1 से कम या 1, कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। पता है कि नहीं है? तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालो। मैं तुमसे पूछूंगा, अगर मान लो इसी में एग्जांपल दूं मैं तुमको, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, मैंने ऐसे लिख दिया, लो ऐसे 1 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ कितना होगा? एक बार आएगा, 1/6। मैं बोलूँ 2 की प्रोबेबिलिटी बताओ, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 भी तो एक ही बार आएगा, ऐसे घेरो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 1/6। 3 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, इसका भी 1/6। 4 की प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी कि टोटल क्या वो पॉसिबिलिटी है? 6 पॉसिबिलिटी है, 4, 5, 6 सब लिख देते हैं। ओके, 4, इन्हें कि 4/6 कर दोगे, 4 एक ही बार आएगा, नंबर गिनना है। 5 भी क्या बार आएगा? 6 भी क्या बार आएगा? एक ही बार। सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6। ओके, यानी कि ऑल जितने भी सिंपल इवेंट होते हैं ना, सिंपल इवेंट, ऑल सिंपल इवेंट्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट हैविंग सेम प्रोबेबिलिटी, सेम प्रोबेबिलिटी, समझे ना? और सबको जोड़ोगे तो 1 आएगा। क्या आएगा जल्दी बताओ? 1, माने द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल सिंपल इवेंट इज इक्वल टू 1। जो ना 1/6, 1/6 सबको जोड़ोगे, प्रोबेबिलिटी जोड़ो सबका, तो 6 × 1/6, ये समझे कि नहीं? तो सब जितने भी सिंपल इवेंट हो गए उनके सबके प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1। पढ़े ना, किसी घटना में सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग 1 होता है। सभी प्रारंभिक घटनाओं, प्रारंभिक यानी कि एलिमेंट्री इवेंट्स। ओके, कुछ समझे बात को? और कंपाउंड इवेंट की बात अभी नहीं कर रहा। कंपाउंड इवेंट जैसे यहाँ पे ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कुछ सारी 3/6 कर देंगे, 3/1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया ये वाला अच्छा सा पॉइंट? चलो, ये बात समझ में आ गया। अब जैसे मान लो मैंने एग्जांपल तुमको ये वाला दिया प्रोबेबिलिटी का, जैसे मान लो मैंने बोल दिया सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, चलो एक बार फेंका गया। अब तुमको मान लो कि बोला ई जो है ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर बताओ क्या है? पहले सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट है पहले बताओ, ये लिख लो। सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट है? 6 लिख दो। और ई इवेंट है तुम्हारे पास, कितना मान लो ऑड नंबर है, 1 3 5 आ गया। इसमें ई में कितना एलिमेंट है? 3 है। तो बताओ ई की प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी, जल्दी बताओ? 3/6, एनी माइनस ना, काट दो 1/2। कुछ समझे? अब मैं बताओ कि मैं तुमको बोलूंगा कि मैंने बोला कि ई तुम्हारा ऑड नंबर है, मैं बोलूँ कि ऐसा इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालो जो ऑड नंबर ना हो। और मैंने लिख दिया एक घटना एफ लिख देता हूँ, मैं एफ लिख देता हूँ, बोलता हूँ कि नॉट एन ऑड नंबर, नॉट एन ऑड नंबर, माने कोई ऑड नंबर नहीं है। तो क्या होगा? ऑड नंबर नहीं होगा तो क्या होगा? इवन होगा। अरे ऑड नंबर 1 3 5 7 को छोड़ती है, 1 3 5 6 को छोड़ के
तुमको 2 4 6 2 4, तो उसको ई भी लिखते हैं। नॉट एन ऑड नंबर का मतलब हुआ कि इसको ई भी तुम बोल सकते हो ना, क्या बोल सकते हो, एफ जो है वो नॉट ई है, क्या है बताओ, नॉट ई। ई क्या है तुम्हारा, ऑड नंबर। एफ के बारे में मैंने क्या बोल दिया तुमको कि ऑड नंबर नहीं है, तो ये नॉट ई, इसको नॉट ई भी बोलते हैं, सिंबल में भी लिखते हैं। सुना अच्छा से, ई के ऊपर कंप्लीमेंट ऐसे लगा देता है, ठीक है, या इसके ऊपर ई के ऊपर ऐसे लिख देता है, या ई के पावर में डैश ऐसे लिख देता है। डैश का मतलब ये होता है नॉट ई, इसको क्या पढ़ोगे, नॉट ई, क्या पढ़ोगे, नॉट ई, समझो बात को। अब नॉट ई में क्या आएगा बताओ, ई क्या आएगा बताओ, नॉट ई में बराबर देख मैं लिख देता हूँ, या तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, इसमें भी कितना एलिमेंट है बताओ, ई डैश लिख दे ऐसे करके, ई डैश ऐसे, या डैश लिख देता हूँ मैं, जो डैश बार बार डैश लिखेंगे हम, ठीक है, डैश लिखेंगे, बराबर कितना आएगा बताओ, टोटल कितना एलिमेंट है इसमें भी, 3 है, प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है पी ई डैश का, तो बताओ क्या हो जाएगा, तो 12 3 एलिमेंट है, मैंने ऊपर में यानी ई डैश में 3 एलिमेंट है, टोटल 6 है, तो 1/2। कुछ समझे, इसको मैं काट के हटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बना दूंगा, नीचे लिख दूंगा इसको, चिंता नहीं करो, जगह बन जाएगा मेरे लिए। कुछ समझे बात को, क्या बोला, यहाँ पर जो ई और एफ इवेंट है दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है, अगर ई होगा तो एफ नहीं होगा, एफ होगा तो ई नहीं होगा, यानी कि ई घटेगा, ई अगर अकर होगा तो एफ नहीं होगा, एफ होगा तो ई नहीं होगा, क्योंकि ई इवन है, ऑड है, ई तुम्हारा क्या है, ऑड है, ये जो मैंने पहले एग्जांपल दिया, ई क्या है तुम्हारा, ऑड है, और ई क्या है, एफ क्या है तुम्हारा, इवन है, तो अगर ऑड आएगा तो इवन नहीं आएगा, अगर इवन आएगा तो ऑड नहीं आएगा, तो वही है, यानी दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, क्या बोलते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ई एंड ई एफ, ई डैश, ई एंड ई डैश आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ई डैश का मतलब क्या हुआ है, नॉट ई, क्या पढ़ोगे उसको, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, दिख रहा आकाश, तो अच्छा जगह बना देता है। ई एंड ई डैश आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, पूरा घटना हिंदी बोलते हैं, नाम सुने हो ना, पूरक घटना, पूरा घटना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, और दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा ये बताओ, जोड़ो ना, 1/2 जोड़ो कितना होगा, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात पता चला कि पीई प्लस पीई डैश कितना होता है 1, यहाँ से पी डैश को क्या कर लो, दिख रहा है ना बस, पीई डैश निकालना है मुझे, कभी भी निकालना था, 1 में से क्या करना पड़ेगा, पढ़े हो ना ये सब, पूरा बेसिक मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोग पढ़े या नहीं पढ़े उसको मतलब नहीं है, रिवीजन भी हो जाएगा, डबल पकड़ दे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, कभी भी तुमको पी डैश निकालना होगा तो 1 में से क्या करना पड़ेगा, घटा दोगे, ये दोनों घटना को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, क्या बोलेंगे, हाँ, ये जोड़ी है, 2 घटना को ही बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, लेकिन शर्त क्या है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलने के लिए, कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, नहीं इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, देखो तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1, यानी कि अगर तुमको पी डैश निकालना तो 1 में से हमेशा क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। कुछ समझे बात को, वाला इसको मैं सिंपल इवेंट वाला यहाँ पे एक मुकम्मल कर देता हूँ, ओके, ऐसा करते हैं सबको जोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि तुमको समझ आए कि सबका सम कितना होता है 1, लो थ्योरी बन जाएगा, 6 वाला भी बना देते हैं, ओके, 6 का आने का प्रोबेबिलिटी, सबको जोड़ेंगे तो 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 6 टाइम 6 × 1/6 नोट्स बन जाएगा तुम्हारा, कि द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इन एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है, यानी जितने भी एलिमेंट्री इवेंट हो गए सबका सम कितना होता है, प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। पांच समझ आ गया। कंपाउंड इवेंट किसको बोलोगे, जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो, एलिमेंट्री इवेंट किसको बोलोगे, जिसमें एक ही एलिमेंट हो, ओके, सभी एलिमेंट्री इवेंट का सम कितना होता है 1। उसके अलावा एलिमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसको बोलते हैं, जब एक हो और दूसरा ना हो, ओके, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि ए और बी एक दूसरे का एलिमेंट्री है, क्या है बताओ, तो अगर ए होगा तो बी नहीं होगा, अब बी होगा तो ए नहीं होगा, कुछ समझे, इसको फिगर के तरीके से समझ सकता है ऐसे, जैसे मान लो ये ए है ये बी है, बताओ कौन बी नहीं है, नॉट बी कौन है, कौन पार्ट बोलो ना, चलो मैं 3 पार्ट में पेंट कर रहा हूँ, ये काला वाला, ठीक है, तुम लोग बताना, ओके, ये रेड वाला, और मैं एक ब्लू वाला भी तुमको पेंट करके बताता हूँ, देखते हैं तुम लोग बताते हो कौन नॉट ए है, बताओ कौन नॉट ए है, नॉट ए, ब्लू वाला, रेड वाला कि ब्लैक वाला, नॉट ए, हाँ ब्लू वाला नॉट ए, ब्लू वाला तो नॉट ए, इतना छोड़ दो, नॉट ए, नॉट बी बोलो, नॉट बी, ब्लैक वाला नॉट बी, रेड वाला भी तो बी में आ गया, नॉट ए किसको बोलोगे, नॉट ए बोलो ब्लू वाले को, और रेड ब्लैक वाले को
नॉट बी, और ये रेड वाला जो है वो ए भी है बी भी है, यानी कि ए एंड बी दोनों कॉमन है, इंटरसेक्शन है वो, कुछ समझे? तो जब ए होगा, अगर ए, जब ए और बी और कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, समझ लो, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये फिगर बनाना ही गलत है, क्या समझे बात को? अब मैं फिगर अलग कर लिया, अब बताओ, अगर ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा, आप सही है, उन्होंने फिगर बनाने का, उन्होंने समझाने का मतलब समझाना था, अभी और समझाएंगे अच्छा से, इसको चिंता नहीं करो, सारी बेसिक लेकर चलेगा हम लोग, समझाएगा अच्छा से? हाँ, तो इवेंट क्या होता है मतलब बताओ? सैंपल स्पेस का हर एक एलिमेंट, हर एक सब स्पेस, सैंपल स्पेस का हर एक क्या बोले सबसेट, सबसेट समझते हो ना, सबसेट, सेट में से एक एक एलिमेंट निकाल के, दो एलिमेंट निकाल के, जितना एलिमेंट है उसे निकाल करके हम लोग सेट बनाते हैं, उसको बोलते हैं सबसेट। तो ये तो एक देखो ना, ये सबसेट है कि नहीं है? सब ये इसका सबसेट है कि नहीं है? क्योंकि ये सारा एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, ये एक सबसेट है कि नहीं है? तो सारे सबसेट को हम बोलते हैं इवेंट, क्या बोलते हैं? इवेंट। जैसे बताओ, कॉइन को एक बार फेंको तो हेड और टेल, क्या वो सबसेट बना सकते हो? को बताएगा क्या बनेगा? एक तो बनेगा फाइव, फाइव भी तो सबसेट होगा, एक बनेगा हेड, एक बनेगा टेल, एक ये खुद, एक ये टोटल क्या वो सबसेट बन गया, एक दो तीन चार वो बन गया, ठीक है? ये सब इवेंट है, ये क्या बताओ? इवेंट है, समझे? जैसे मैं बोलूँ इस कॉइन में कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, 7 आने की प्रोबेबिलिटी, 7 आएगा उस पर, तो इम्पॉसिबल इवेंट है, क्या है? हाँ, अगर मैं तुमको बोलूँ बताओ कि 7 से छोटा आने की प्रोबेबिलिटी, 7 से छोटा, लेस देन 7, सब नंबर तो 7 से छोटा ही होगा, तो 6/6 एक आंसर आएगा, श्योर इवेंट है वो, तो श्योर है, ठीक है? अरे समझे? हाँ, श्योर इवेंट, निश्चित घटना। चलो पहले नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्लियर हो गया अच्छा से? ओके चलो ठीक है, सुनो एक मिनट, कुछ और है। जैसे मान लो मैंने एक सैंपल एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ कि सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, इसी से सब कुछ थ्योरी क्लियर कर दूंगा, ठीक है? देखो अब बताओ कि मान लो कि मैंने एक घटना मान लिया, ए बोल दिया इसको, ठीक है? अब मैंने बोल दिया कि नंबर ग्रेटर देन 6, नंबर ग्रेटर देन 6, नंबर ग्रेटर देन 6, बताओ क्या होगा नंबर ग्रेटर देन 6? ग्रेटर देन 6 एक भी नहीं होगा, क्योंकि 6 से बड़ा तो कभी आ ही नहीं सकता है, सॉरी, 6 से बड़ा कभी आ ही नहीं सकता है, आएगा क्या 6 से बड़ा? कभी जिंदगी में नहीं आएगा। तो ए में क्या होगा? ए में कोई एलिमेंट होगा? एक भी नहीं, यानी इसको 5 बोलोगे, इम्पिटी इवेंट, क्या बोलोगे इसको? हाँ, तब इम्पिटी इवेंट, तब कब प्रोबेबिलिटी निकालो, ए की प्रोबेबिलिटी का कैसे निकालोगे? एन ए बाई एन एस, एन ए में क्या एलिमेंट है? ए में क्या एलिमेंट बताओ? ए में क्या एलिमेंट है? या 5 में बोलो या ए में बोलो, 0 नहीं है, तो 0/6 आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इस तरह का इवेंट कैसा होता है? इम्पॉसिबल इवेंट, माने जो घटना नहीं घट सकता है, ठीक है? कभी 7 आएगा क्या? नहीं, कभी नहीं आएगा। 7 जब लिखा रहेगा तब आएगा, 7 तो होता ही नहीं है ऐसे नॉर्मल डाई में, ठीक है? तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, पहला पॉइंट क्लियर हो गया हो यहाँ पे, एक ये पॉइंट याद रखना, एक पॉइंट ये है। चलो दूसरा पॉइंट सुनो कि मान लो कि एक बी है, एक नंबर है, बोला नंबर, मैं बोल रहा हूँ सुनो अच्छे से, नंबर लेस देन, नंबर लेस देन 7, नंबर हाँ 7 से छोटा या ग्रेटर, ये बोल देता लेस देन और इक्वल टू 6, ऐसे बोल देता, तब भी बात कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 से छोटे, सारे के सारे नंबर तो 7 से छोटे ही है, सबके सब नंबर 7 से क्या है? छोटे ही है। तो कौन आएगा बताओ, कौन आएगा? 1 2 3 4 सब 7 से छोटा है, 6 भी 7 से छोटा है, 5 भी 7 से छोटा है, हो गया, सब आ गया। तो बी में कितने एलिमेंट हो गए? 6। ओके 6, यानी कि सैंपल स्पेस के बराबर ही आ गया ये, नहीं यानी कि तुम अगर सैंपल स्पेस की बात अगर करें तो देखो सैंपल स्पेस में भी 6 एलिमेंट है, बी में भी 6 एलिमेंट, तो प्रोबेबिलिटी अगर बोलना हो तो क्या करोगे? 6/6 कट जाएगा, एक आ जाएगा, यानी कि श्योर इवेंट कहलाता है ये कौन इवेंट कहलाता है? श्योर इवेंट, श्योर मतलब निश्चित घटना, ये श्योर है, पूरा यही में से होना है, कहीं बाहर थोड़ी जाएगा, तो श्योर इवेंट। तो याद ना कि याद हो, मैं यहाँ पर बताता हूँ, 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 5 की 0, और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। सैंपल स्पेस श्योर इवेंट बन जाएगा, समझ को? तो 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0, क्योंकि 5 में एक भी एलिमेंट नहीं होता है। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? यानी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कौन होगी? क्योंकि सैंपल स्पेस में पूरा एलिमेंट आ गया, कुछ समझिए? ये छोटा छोटा पॉइंट है, लिखा दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करो इसको। ओके, कर दिया? देखो सैंपल स्पेस फिर फेंक रहा हूँ,
यही डाई को एक बार फेंका गया है, ओके, दो बार भी फेंकेंगे डाई को, चिंता नहीं करो, उसका भी करेंगे। पहले कुछ बात समझ लेते हैं इसी एग्जांपल के थ्रू, ओके। एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्या होता है, थोड़ा समझो अच्छा से इसको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसको डिसजॉइंट इवेंट भी बोलते हैं, ये सब सीधे सीधे याद रखो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसमें दो इवेंट आते हैं, दो इवेंट में कंपैरिजन करना होता है, जैसे कंप्लीमेंट्री इवेंट दो होता है ना, तो यहाँ में दो या दो ज्यादा होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसको बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जैसे मान लो मैंने घटना ए ले लिया, मान लो कि इसको मैंने ऑड बोल दिया, क्या बोल दिया, ऑड 1 3 5, एक घटना बी ले लिया मैंने और उसको मैंने इवन बोल दिया, क्या बोल दिया, 2 4 6। गौर कर रहे हो। अब बताओ दोनों में क्या खास बात है, अगर ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री भी है ये, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सबका सब कॉम्प्लीमेंट्री हो। मैंने बोल दिया, देखो गौर से देखो, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री की है। कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए शर्त होता है कि ए होगा तो बी नहीं होगा, बी नहीं होगा तो बी होगा तो ए नहीं होगा, तो सेटिस्फाइड तो हो रहा है। लेकिन कंप्लीट दोनों मिल करके सैंपल स्पेस नहीं बन रहा है, ठीक है, दोनों मिल करके सैंपल स्पेस भी बनना चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो बाद में बात कर लेंगे, पहले हम यहाँ पे बात करें ये वाला एग्जांपल, ठीक है, ऑर्डर इवेंट, ठीक है। अब तुम बताओ कि ए और बी में कुछ कॉमन है क्या, नहीं ना, तो देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसको बोलते हैं, कि अगर कुछ कॉमन ना हो, कुछ कॉमन ना हो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बात खत्म, ओके। कुछ कॉमन ना हो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इवन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के जैसा ही, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में हम लोग हमेशा क्या को बात करते हैं, दो ठो की, बट यहाँ पर दो से ज्यादा भी हो सकता है, दिक्कत नहीं है। तो दो कुछ कॉमन है क्या इसमें, कॉमन देखो तो, कॉमन अगर पूछे, कुछ भी कॉमन नहीं है, फाई है, क्या है, तो ये दोनों इवेंट को ऐसे बनाओ, फिगर के जरिए बनाओ, ये ए है, ये क्या है, बी है, ये तुम्हारा पूरा सैंपल स्पेस है, ये पूरा सैंपल स्पेस एस हो गया, एस, समझ बात को। तो इनमें कुछ कॉमन नहीं है, ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा, ओके। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, आपको समझे बात को, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और बी को क्या बोलेंगे यहाँ पे, ए एंड बी को क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्लियर हो गया, मैंने एग्जांपल दे दिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। दूसरा होता है एग्जॉस्टिव इवेंट, क्या होता है, एग्जॉस्टिव, क्या बोलते हैं इसको, अगर दो इवेंट ऐसा हो कि कुछ कॉमन ना हो, लेकिन दोनों को मिला करके अगर बनाया जाए, दोनों का यूनियन लिया जाए तो सैंपल स्पेस बन जाए, मुकम्मल हो जाए। दोनों मैंने बोला ना, जैसे सैंपल स्पेस तुम यहाँ पर एग्जांपल, तो ए मैंने लिया कि ना 1 3 5, बी लिया मैंने क्या चीज, कुछ कॉमन है क्या दोनों में, कुछ कॉमन नहीं है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और दोनों को मिलाओ, यूनियन ले लो, दोनों को मिला के देखो तो क्या होता है, 1 3 5 2 4 6, सैंपल स्पेस आ गया, देखो तो आ गया सैंपल स्पेस। तो इसको बोलेंगे ए और बी को यहाँ पे बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट। दो सिंपल बात है, अगर दो इवेंट ऐसा हो या दो से ज्यादा ऐसा इवेंट हो कुछ कॉमन ना हो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और दोनों में कॉमन ना हो लेकिन दोनों को मिलाया जाए अगर, तो पूरा सैंपल स्पेस बन जाए, तो एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। और ये जो इवेंट मैंने एग्जांपल लिया, ये दोनों ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, समझे। जैसे मैं मान लो 2 4 5 6 और मैंने अगले लिया 1 3, ठीक है। आकाश देखो ये दोनों इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, पहले बताओ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या, दोनों में कुछ कॉमन नहीं, कॉमन है क्या, कोई कॉमन नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ओके। इसको डिसजॉइंट बोलेंगे, डिसजॉइंट ही बोलते हैं इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को। एक और नाम क्या है इसका, डिसजॉइंट, मतलब कोई ज्वाइंट नहीं है, डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट इवेंट्स भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। और क्या दोनों एक एग्जॉस्टिव इवेंट है क्या, इसी एग्जांपल में सैंपल स्पेस में नहीं, क्यों, क्योंकि अगर दोनों को मिलाएंगे तो 1 2 3 4 5 तक होगा, 6 लेकिन गैप है, तो एग्जॉस्टिव है। एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है, कुछ समझे, नहीं समझाया ना। अभी एक और एग्जांपल देखो, अभी तुमको खुद ब खुद सारी बातें क्लियर कर दूंगा, जो कोई जरूरी कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा वो एग्जॉस्टिव होगा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं बोलूं 1 2 3, ओके चलो, और मैंने बोल दिया तुमको जैसे तो 1 2 3 और मैंने लिख दिया 4 5 6, या 6 तो ही है, चलो 6 तक छोड़ना। ये बताओ ये दोनों में क्या बारे में ख्याल है, बताओ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, लेकिन क्या एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव कहेगा, दोनों को मिलाएंगे तो फिर 6 बच जाएगा, 6 इसमें बचा हुआ है, टोटल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये 6 अगर लगा दें तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, फर्क समझ आया। तो दो इवेंट ऐसा हो जिनमें कुछ कॉमन ना हो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और दोनों को मिला करके अगर यूनियन लिया जाए, दोनों बराबर सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए, हाँ, तो समझ जाना कि इसका कंडीशन क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव शर्त है कि ए इंटरसेक्शन बी फाई होना चाहिए, ओके, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
और यहाँ पर ए यूनियन बी क्या होना चाहिए, सिंपल स्पेस हो जाता है, एग्जॉस्टिव। ठीक है, दोनों एक साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कुछ समझे बात को। सो दिस इज द कंडीशन फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दिस इज द कंडीशन फॉर एग्जॉस्टिव। हाँ, एक से दो से ज्यादा इवेंट भी हो सकते हैं, तो तीनों में कॉमन देख लेंगे। कुछ समझे। जैसे मान लो तुमको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये सिंपल स्पेस वाला में 1 2, बी में मैं लेता हूँ 1 3 5 और सी में ले लेता हूँ 4 5 6। बताओ बताओ यहाँ भाई ए और बी के बारे में क्या ख्याल है, बताओ ए और बी के बारे में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं, बस खाली इतना बताना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कॉमन तो आ गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ए और सी के बारे में बताओ, ए और सी के बारे में कुछ कॉमन नहीं है ना, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बी और सी के बारे में बताओ, कुछ कॉमन तो है 5, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक, कॉमन हो गया तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। चलो अब बताओ ए और बी एग्जॉस्टिव इवेंट है, नहीं एग्जॉस्टिव, क्योंकि 4 बचा हुआ है। ओके, ए बी में कॉमन तो आ रहा है सर, तो ए और बी में कॉमन तो आ रहा है, कहाँ आ रहा है, तो आ रहा है, तो बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ये ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि कुछ कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है। और ए और सी में कुछ कॉमन नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कॉमन नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और बी और सी में 5 कॉमन आ रहा है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। और क्या है, और ये दोनों एग्जॉस्टिव नहीं है, दोनों को मिला करके नहीं मिल बन पा रहा है। समझे बात को, अरे समझे। हाँ, म्यूचुअली नहीं है, तो कौन म्यूचुअली नहीं है, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों नहीं है, अरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि कॉमन आ गया ना, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। बात खत्म, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात कर ली कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, बी और सी जो है तुम्हारा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, और ए और सी जो है तुम्हारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है ना, जब नहीं है तो है, और है तो नहीं है। कॉमन देखना है ना, कॉमन देखना है, इंपॉर्टेंट है। अब बताओ कि एग्जॉस्टिव की बात करो, एग्जॉस्टिव मतलब दोनों मिला करके सैंपल स्पेस पूरना चाहिए, तो दोनों मिला करके कभी सैंपल स्पेस पूरेगा, तो एग्जॉस्टिव नहीं है। ये दोनों मिला करके, ये दो 1 3 4 में 4 तो है, 2 नहीं है, दोनों में 2 नहीं है, तो बी सी भी एग्जॉस्टिव नहीं है। लेकिन ए और सी बताओ, वो भी नहीं है क्योंकि उसमें गायब है 3। ओके, लेकिन तीनों अगर ए बी सी पूछेंगे, ए बी सी, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं ए बी सी, बताओ। नहीं सर, तीनों में कुछ कॉमन है, तीनों में कॉमन देखो, तीनों में है सर, एक है कॉमन, तीनों में कहाँ एक कॉमन है, एक है ये नहीं है। हाँ, तीनों में देखना पड़ेगा, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव 2 देखते हैं, लेकिन एग्जॉस्टिव बताओ, तीनों एग्जॉस्टिव है कि नहीं पहले बताओ, तीनों एग्जॉस्टिव है कि नहीं। हाँ है, मिला करके सैंपल स्पेस पूछ जाएगा। समझ बात को, तो सिंपल सा बात है कि दो हम लोग को 2 ही इवेंट के बारे में पढ़ना है कि दोनों में कुछ कॉमन ना हो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कॉमन हो जाए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, तो छोटा सा बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो ये तो हो गया। अब यहाँ से बात समझो अच्छा से, इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। ये तो हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव। अब इंपॉर्टेंट चीज सुनो, अगर दोनों सेट एक दूसरे को कट कर रहा है, मान लो ए और बी, ओके, ये सैंपल स्पेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आने वाला इंपॉर्टेंट बात है, ये एस सैंपल स्पेस हुआ, क्या हुआ ये बताओ। तो ए यूनियन बी कैसे लिखोगे, ए यूनियन बी कैसे लिखोगे, ए यूनियन बी पूरा पूरा ए यूनियन बी मतलब क्या हुआ, ए बी और बी बी, और ए और बी दोनों। ओके, ए यूनियन बी को एटलीस्ट भी बोल देते हैं, एटलीस्ट क्या चीज बोल देते हैं, देखो कुछ शब्द लिख देता हूँ यहाँ पे, कंफ्यूज हो जाओगे। ए यूनियन बी को हम लोग लैंग्वेज में बोलते हैं एटलीस्ट। एटलीस्ट वर्ड कभी भी लगा रहेगा, समझना कि यूनियन है, या कभी कभी लिखा रहेगा तुमको और, क्या लिखा रहेगा, तुम समझ ना कि यूनियन के बारे में बात हो रही है। और इंटरसेक्शन में लिखा रहेगा तुमको एंड, क्या लिखा रहेगा, एंड, या बोथ लिखा रहेगा, वर्ड बोथ या कॉमन कुछ भी। ठीक है, समझ ना क्या इंटरसेक्शन है दोनों में। ओके, और एक होता है ओनली ए, क्या होता है ओनली ए, समझे बोले, बाद में कर लेना। ओनली ए को तुम बोलोगे, ओनली ए को बोलोगे ए डैश, क्या बोलोगे, सॉरी ओनली ए को, सॉरी गलती हो गया, ओनली ए का मतलब हुआ कि ए बट बी, एंड लिख दूंगा, इंटरसेक्शन बी नॉट बी, ए तो हो लेकिन बी, ओनली ए को ये बोलते हैं, और ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, तो इसका मतलब क्या जानते हो, कौन कौन रीजन, कौन रीजन बताओ, कौन रीजन, कौन रीजन, माने ए हो लेकिन बी ना हो, ई वाला, ई वाला। ओके, तो क्या करोगे, पूरे ए में से इंटरसेक्शन घटा दोगे, पूरे ए में से ई वाला पार्ट क्या करोगे, हाँ, तो ए में से इंटरसेक्शन वाला घटा दोगे, तो ए में से इंटरसेक्शन घटा दोगे तो ई मिल जाएगा तुमको। पूरा ए है, ये वाला पूरा ए है, तो ए में कौन कौन रीजन आ रहा है, ए में ई आ रहा है, ई आ रहा है, और उसमें से इंटरसेक्शन करा के पार्ट क्या कर दो, घटा दो, तो तुमको ओनली ए आ जाएगा। गौर किया बात को। और ओनली बी बोलो, तो ओनली बी क्या बोलोगे कि ओनली बी का मतलब हुआ कि ए नहीं होना चाहिए, ए लेकिन बी, यानी कि ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात से मैं तीनों चीज से मैं बता रहा हूँ तुमको, ओनली ए बोले या ई बोले, तीनों चीज से मैं। ओके, इसमें क्या करोगे, ओनली बी बोल रहे हैं तो बी में से ए इंटरसेक्शन घटा दो, बी में से, कुछ समझे। हाँ, अरे ओनली बी का मतलब कौन कौन रीजन, ई रीजन की रीजन, जल्दी बताओ,
ये वाला केवल पार्ट, ये पूरे बी में से ये वाला पार्ट क्या करना पड़ेगा, काट करना था, ओनली बी। समझे बात को मिस्टर? चलो अब बताओ, गौर सुनो, अब मैं बोलूँ कि बताओ पी ए यूनियन बी लिखो, दिखाओ तो पी यू ए यूनियन बी। ए यूनियन का हुआ कि ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए, तो दोनों को जोड़ दो। लो पी ए प्लस पी बी, अगर तुमने दोनों को जोड़ दिया तो ये भी जुड़ा, ए की साइड से ये भी जुड़ा और ये भी जुड़ा, बी की साइड से ये भी जुड़ा और ये भी जुड़ा, ये तो 2 बार जुड़ गया बीच वाला। हमको तो एक ही बार चाहिए, तो एक बार क्या करना पड़ेगा, एक बार क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो घटा दो। इंटरसेक्शन बीच वाला कुछ होता है इंटरसेक्शन ना, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, पढ़े को नहीं पढ़े हो फिगर, अरे फिगर ज्योमेट्री के हिसाब से सोच लो ना, इसको बोलते हैं एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम है ये। समझे कुछ? यानी कि तुमको ए यूनियन बी चाहिए तो तीनों रीजन चाहिए, ये रीजन और रीजन। तो सोचो तुम अगर एक ए में पी बी जोड़ दोगे तो ए में ए के साइड से ये वाला जुड़ गया, ये वाला बीच वाला, अब बी के साइड से भी जुड़ गया, 2 बार जुड़ गया, हमको तो एक ही बार जोड़ना है, तो एक बार क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। समझे? तो ये रीजन, ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट मैं बोलूँ कि पी ए निकालो, पी ए, तो पी ए में ईवी डॉट, जो ईवी वाला रीजन जोड़ोगे और ये वाला पी बी जोड़ोगे तो ईवी जोड़ोगे, ईवी जोड़ोगे, 2 बार जुड़ गया, तो एक और काट के हटाना पड़ेगा, एक और काट के, यानी कि इंटरसेक्शन घटा, ये बीच वाला इंटरसेक्शन है। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से? अगर मान लो कि तुम्हारा यहाँ पर ए और बी एक दूसरे से माने कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पर है, क्या मान लो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, माने कुछ कॉमन, माने एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, कट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए मैं बात कर रहा हूँ, एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए, ओके, इवेंट्स के लिए, तो क्या होगा बताओ, इंटरसेक्शन वाला 0 हो जाएगा, अरे इंटर कॉमन ना रहेगा, फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करें तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं रहेगा, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सैंपल स्पेस हो गया, तो क्या करोगे, पी ए यूनियन बी निकालना है अगर, तो सीधे सीधे जोड़ दो, पी ए प्लस पी बी, कुछ समझे? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला हो गया फॉर्मूला, कुछ समझे बात? कब लगाओगे ये, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेगा, जब कुछ कॉमन ना हो। ठीक है, मैं इसको घेर देता हूँ, थ्योरी है ये पी डायरेक्टली क्यों जोड़ दोगे, इसे घटाने की जरूरत क्यों नहीं है इसमें, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, ये पी ए प्लस पी बी सीधे यूनियन जुड़ जाएगा। कुछ समझे बात को? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, समझे? अगर मैं तुमको बोलूं अभी यहाँ पर से पॉइंट, एक पॉइंट ये निकला, एक पॉइंट ये निकला, ऐसे सब छोटा छोटा पॉइंट सब है, मैं तुमको बोलूं बताओ कि पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ही नहीं रहा, इसका मीनिंग कोई बता सकते हो? बताओ इसका मीनिंग, इसका मीनिंग क्या हुआ? ए हो लेकिन बी ओनली ए, ओनली ए, मैंने लिखा है पे देखो, ओनली ए लिखा नहीं लिखा, क्या करोगे, पी ए में से इंटरसेक्शन घटा दोगे, या यूनियन लिख दिया हम, इंटरसेक्शन ही घटाना है हमेशा। बताओ पी दिख रहा है नीचे देखो तो, पी ए डैश बी, मतलब बताओ तो, ए ना हो, नॉट ए बी बट बी, ओनली बी, तो पी बी में से क्या कर दो, ए इंटरसेक्शन बी क्या कर दो, घटा दो, बी इंटरसेक्शन लिखो या इंटरसेक्शन लिखो, फर्क नहीं पड़ता है। कुछ समझ आया बात को? कुछ छोटा छोटा पॉइंट और है इंपॉर्टेंट, इस सैंपल स्पेस को रहने दो। ओके, एक और पॉइंट है, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया, सुनो ना, ए डैश यूनियन बी डैश, दोनों डैश, तो पढ़े हो सेट थ्योरी में, डी मॉर्गन्स लॉ, 2 डैश आता है, 1 डैश में कन्वर्ट हो जाता है, 2 डैश 1 डैश में, तो क्या करोगे, ए यूनियन बदल जाएगा किस में, इंटरसेक्शन में, यूनियन बदल जाएगा इंटरसेक्शन में, वहां पे मैं शॉर्टकट में पॉइंट लिख देता हूं, इसको नाइदर ए नॉट बी बोलते हैं, देखो बताता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, जगह भी नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं, यहाँ पॉइंट लिख देता ना, चलो यहाँ पे घेर के बताओ क्या लिखोगे, स्टार्ट करके लिख रहा हूँ, बताओ पी ए इस घेरो, ओके, बताओ पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, कैसे लिखोगे इसको बताओ, पी डैश को 2 डैश को 1 डैश में बदलो, इंटरसेक्शन यूनियन बन जाएगा, होल डैश कर दो ऐसे, है ना, होल डैश कभी भी रहेगा तो 1 में से क्या कर दोगे, 1 में से घटा दोगे, एक ही डैश को तुम 1 में से घटा सकते हो, 2 डैश को कभी भी नहीं घटाना, तो बर्बाद हो जाओगे, अरे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। और मान लो एक और यहाँ से एक और बताओ, अगर मान लो तुम्हारा पी ए डैश और यूनियन रहे, क्या रहे, तो इंटरसेक्शन है तो यूनियन बदल दिया, और यूनियन है तो क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन 2 डैश से क्या डैश लिखोगे, अब 1 में से क्या करोगे इसको, कुछ समझे? ये डी मॉर्गन्स लॉ कहलाता है कि 2 डैश 1 डैश में कन्वर्ट हो जाता है, और यूनियन इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन और डैश रहेगा तो 1 में से घटा देंगे। समझ बात को? तो ये सारी बात पहले क्या करोगे, पहले ये पूरा थ्योरी उतारोगे, इसको मिक्स नहीं करोगे, लास्ट का है, इसके बाद का ये बात है, पूरा ये पहले उतारोगे, फिर ये उतारोगे, फिर ये हाँ फिगर तो बनना, फिगर तो काम नहीं चलेगा। चलो नोट करो इसको, ओके। लास्ट का कौन कट गया, ये वाला, तो इसको लिख देते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 में से घटा के 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी,
ओके कोई दिक्कत नहीं है, काटे कैंसिल ना किया अभी। हाँ चलो ठीक है, तो ये हो गया पूरा मैंने लिख दिया। वन में से घटा देना, इंटरसेक्शन से इंटरसेक्शन घटा होगा, यूनियन आएगा तो यूनियन घटा होगा, लेकिन दो डैश को कन्वर्ट करना है पहले एक डैश में, ठीक है। चलो इसको नोट करो, इंटरसेक्शन लिखो पहले, ठीक है। माने ये दोनों इंटरसेक्शन ही हो रहा है, इसको क्या पढ़ो, पढ़ो तो लैंग्वेज में पहले ओनली ए, ओनली ए खाली बोलोगे तो बोलोगे ए बट नॉट बी, इसको बोलोगे बी बट नॉट ए, ओनली बी और ओनली ए, इंटरसेक्शन ही देना है हमेशा, मैंने बोला भी था उस टाइम में, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ही दो इसको, पहले इसको नोट करना अच्छा से पॉइंट, पहले एक पर थ्योरी उतार लो, उसका ये थ्योरी उतारो, और ये इसका नाम क्या है, एडिशन थ्योरम, क्या नाम है इसका, मैं लिख देता हूँ, एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम, नोट करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, सब बेसिक जानना जरूरी है, ओके। चलो नोट करो आप, ठीक है। एक एग्जांपल देखो बताता हूँ क्या, मान लो कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, ध्यान से देखना 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बी भी दिया हुआ है 1/2, ठीक है, समझे, और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/6, ठीक है जी। तब बोल रहा है क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है, सुनो गौर से, पहला में निकाल लो पी ए यूनियन बी, क्या निकालो, निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, बताओ क्या निकालो, पी यूनियन बी कैसे निकालो, फॉर्मूला का पड़ेगा अभी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन इंटरसेक्शन बी, है ना, पी ए का वैल्यू बोलो कितना है 1/3, पी बी का वैल्यू बोलो 1/2, और ये 1/, एलसीएम बोलो 6, 5 - 1 कितना आया, कितना आंसर आया, हमेशा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से कम रहेगी, याद रखना बात को, गलती मत करना। दूसरा क्वेश्चन में मान लो बोल दिया कि चलो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालो, ये बोल दिया, तो क्या करोगे, दो डैश को पहले क्या डैश में कन्वर्ट करोगे, तो इंटरसेक्शन क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, डैश में आप वन में से क्या कर दोगे उसको, ओके, एक डैश को ही तुम वन में से घटा सकते हो, दो डैश को नहीं, कभी नहीं, धोखा से नहीं, ओके। वन पी यूनियन भी निकाल लियो, यानी कि तू इस सवाल बनाने के पहले तुमको पी यूनियन भी निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना, तो आंसर करना आया, बोलो, समझे। मान लो बोल दिया प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग ओनली ए, ओनली ए, ओनली ए कैसे निकालो बताओ, ओनली ए, तो ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, तो क्या करते हैं, पी ए में से इंटरसेक्शन घटा देते हैं, ये ना, हाँ, तो बताओ ए की वैल्यू बताओ, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इंटरसेक्शन कितना दिया हो निकाले हो, इंटरसेक्शन का कितना दिया हो 1/6, एलसीएम बोलो 6, तो 2 1/6, समझे। मान लो बोल दिया चौथा में ओनली बी, ओनली, तो ओनली बी कैसे निकालोगे, ओनली बी क्या कहा था मैंने कि ए बट बी बट नॉट बी, बट नॉट ए, बट नॉट ए, ऐसे है ना, यानी कि बी में से ए क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन घटाना पड़ेगा, तो बहुत आसान है, मतलब अब समझ गया, उड़ा दो सवाल को, बी का वैल्यू बोलो, बी की प्रोबेबिलिटी 1/2 और उसमें से 1/6 घटा दो, कितना आ जाएगा 3, 2/6 1/3, कुछ समझे बात को, इस तरह निकाल सकते हो, बहुत सारा चीज निकाल सकते हो आप, हाँ ये सब पूछा जाता है, बहुत ईजी है, ठीक है, नोट करो इसको, नहीं ऑब्जेक्टिव सब वो तो आता है, पहले इसको नोट करो, ओके। हो गया, देखो अब जो है ना, ये तुम्हारी प्रोबेबिलिटी जो है ये 12th की प्रोबेबिलिटी है, ओके। अब इस प्रोबेबिलिटी को समझो, बहुत ही आसान प्रोबेबिलिटी है, बच्चों को टफ लगता है लेकिन आसान है। देखो यहाँ पर तुमको जो ए बाई बी दिख रहा है ये पढ़ना है हम लोग को, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, माने जब भी तुमको ए बट्टा बी लिखा रहेगा उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलोगे, कहीं पे ए बट्टा बी लिखा रहेगा, कहीं पे बी बट्टा ए लिखा रहेगा, लेकिन वो बट्टा नहीं है, वो लिखने का तरीका है। सुनो मिस्टर, जो पी ए बाई बी लिखा हुआ है ना, इस तरह लिखा मिलेगा तो इसको तो इन्हीं बट्टा में नहीं है ये, इसको लिखने का तरीका ही है। इसका मतलब ये होता है कि ए की प्रोबेबिलिटी जब बी को सैंपल स्पेस लोगे, मैंने लैंग्वेज लिख दिया, लैंग्वेज का चिंता मत करो, अभी समझाता हूं बहुत अच्छा से। ए की प्रोबेबिलिटी जब, मैंने इसका नाम देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों है जानते हो, कि हर जगह हम लोग सैंपल स्पेस ऐसे लेते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल देके क्लियर होगा, रुको पहले, जैसे मान लो कि डाइस को एक बार फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, 3 4 5, चलो मैं एक एग्जांपल देके तुमको समझा रहा हूँ। चलो और क्या करते हैं कि एक दो घटना मैं ये करता हूँ, ओके, एन ऑड आउटकम, एन ऑड नंबर, चलो मैं इतना लिख दे रहा हूँ, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में क्या क्या आएगा बताओ, खुश बताओ, अरे ए में ऑड नंबर में क्या क्या आएगा, 1
3 5 यही आएगा, ठीक है। अब मैंने बोल दिया बी में, सुना अच्छे से, मैंने बोल दिया एन, ओके रुको ना, नहीं इवन नंबर नहीं बोल रहा हूँ मैं, प्राइम नंबर, चलो ए प्राइम नंबर, चलो मैंने ये बोल दिया, ठीक है। प्राइम नंबर में कौन कौन होता है बताओ? 2 3 हाँ, जो खुद के टेबल में आए और एक के टेबल में आए, 2 3 5, गौर किया? चलो अब ध्यान से सुना, बड़ा मजेदार है ये, ध्यान सुनना अच्छा सा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, प्राइम नंबर में तो 3 हो गया ना, चलो कहने तो कोई बात नहीं है। ये बताओ इसमें ए में कितने एलिमेंट है? 3। ए में कितने एलिमेंट है? 3। बी में कितने एलिमेंट है? 3 सर। 3, गौर किया? चलो अब मैं तुमसे पूछूंगा कि ए की प्रोबेबिलिटी बताओ, ए की प्रोबेबिलिटी तुमको अभी समझ में आ जाएगा, अभी एक एक चीज समझ में आ जाएगा। बताओ ए की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो सबको ए की प्रोबेबिलिटी तो बहुत आसान है, एन ए बाय एन बी, इन्हें बोलोगे, सॉरी एन एस, सॉरी एन ए का वैल्यू कितना है? 3 और एन एस कितना है? 6। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? मैं बोलूँ बताओ कि बी की प्रोबेबिलिटी बताओ जल्दी, एन बी बाय एन एस, एन बी का वैल्यू बोलो 3, कितना आंसर आया? दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2, कोई दिक्कत? हाँ समझो, बहुत मजेदार बात है। अब सुनो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब ध्यान से देखना। मैं बोलूंगा कि ए की प्रोबेबिलिटी निकालो बी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? अब यहां पर जो है ना, इसका मीनिंग क्या है देखो, इसका मतलब हुआ कि बट्टा नहीं है ये, इसका मतलब हुआ कि ए की प्रोबेबिलिटी निकालो। देखो यहाँ पे ए की प्रोबेबिलिटी निकाले हो, लेकिन तुम्हारा सैंपल स्पेस कौन है? एस, यानी पूरा को तुमने सैंपल स्पेस बोल दिया, लेकिन यहां पर ना बी को सैंपल स्पेस बोलना है। क्या बोले, समझा इसको? मैंने कि ए की प्रोबेबिलिटी निकालो जब बी तुमको दिया गया हो, एक शब्द दिया रहेगा, लिखा रहेगा बी इज गिवन, मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन। ये बच्चों को समझ नहीं आता है, कुछ नहीं करना है तुमको कि ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब बी तुम सैंपल स्पेस ले लो, माने बी को सैंपल स्पेस बोल दो, समझे आकाश? तो बी को सैंपल स्पेस बोलोगे तब ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब बी बाय ए लिखोगे, ऐसे लिखोगे, इसका मीनिंग क्या हुआ कि बी की प्रोबेबिलिटी लेना है, लेकिन जब ए सैंपल स्पेस हो। अब क्या मतलब है सर इसका? सुनो अच्छा से, मैं तुमको बोलूंगा, बताओ कि अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग दो, लॉजिकल तुम आंसर बता सकते हो, सोच के देकर क्या। एक क्या है तुम्हारे पास, ये है, और बी को सैंपल स्पेस लोगे तो ए के घटना घटने की कितने फेवरेबल कंडीशन है, कितने चीज हो सकती है बताओ? इन दोनों में कॉमन कितना है बताओ? 3 और 5, अरे 3 ही 5 ना, यानी कि बी को तुम जब सैंपल स्पेस लोगे तो केवल ए के घटने में केवल या तो 3 आएगा या तो 5 आएगा, तो ही बात हो सकती है ना, यानी कि एक तो इसके अंदर है, ये नहीं है ना, तो सैंपल स्पेस ले रहा हो बी को, तो इसी के अंदर से ना कोई काम करोगे, एलिमेंट उठाओगे, हाँ तो या तो 3 मिलेगा, कॉमन मिलेगा, या तो 5 मिलेगा। तो देखो ए की प्रोबेबिलिटी जब बी सैंपल स्पेस हो तो ए में और बी में कॉमन कितना है बताओ? कॉमन कितना है? क्या कॉमन है? हाँ 2 कॉमन है। अब बी में टोटल कितना एलिमेंट है? क्या कि सैंपल स्पेस तो बी को बोल रहे हो, तो उसी से डिवाइड करना है, आंसर आ गया 2। इनमें और इनमें फर्क देखो, जमीन और आसमान का फर्क है। यहां पर ए की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन तुम्हारा पूरा सैंपल स्पेस ही तुम उसी के रिस्पेक्ट में निकाले हो, बट यहां पे ए की प्रोबेबिलिटी है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। यहां पे ए की प्रोबेबिलिटी है बट किसके रिस्पेक्ट में? सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में। फर्क समझ आ रहा है? 100 बात क्या है, इतना बार नहीं निकालना है, तरीका मैं इसका थ्योरी भी बता देता हूं। फार्मूला क्या बनाओगे? फार्मूला सुनो, मैं फार्मूला ही बना देता हूं, छोड़ो फार्मूला ही बना देता हूं कि अगर तुमको पी ए बाई बी चाहिए तो क्या करना है कि बी को सिंपल स्पेस बोल रहा है, अब तुम कंफ्यूजन नहीं होना। क्या करना, दोनों में क्या किए थे, दोनों में क्या लिए थे, कॉमन लिए थे नहीं लिए थे, तो तुमको इंटरसेक्शन वाला का प्रोबेबिलिटी निकालना है, बात खत्म। ए और बी में जो कॉमन होगा उसका प्रोबेबिलिटी, ओके, बट्टा या एन बोल दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल दो, ऐसे करके नंबर ऑफ एलिमेंट। अब बी में जितना एलिमेंट है उससे भाग कर दो, बात खत्म। यही तुम्हारा फॉर्मूला है। अब तुम इस फॉर्मूला को ऊपर देखो, तुमको समझ आ गया होगा। देखो ना, ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या होता है, दोनों कॉमन देखो तो, कॉमन देखो तो, खुद कॉमन देखो ना, कॉमन देखो, कॉमन मैं लिख देता हूं, इस फॉर्मूला पे बना के दिखाता हूं कि अगर तुम ए इंटरसेक्शन बी की बात करो तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, दोनों कॉमन देखो तो 3 और 5। गौर किया? एलिमेंट गिनो, क्या होगा एलिमेंट गिनो? 2, ओके। अगर तुम वो बोले कि पी इंटरसेक्शन ए बी की प्रोबेबिलिटी निकालो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, मैं पूरा भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, चिंता नहीं करना है। तो क्या करोगे, एन ए इंटरसेक्शन बी में वो जो एलिमेंट है उसको एन एस से क्या करना पड़ेगा, भाग, तो कितना 2/6 कितना हुआ आंसर? किलो गया? तो तुम इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स के टर्म में भी लिख सकते हो, चाहो तो इसको तुम प्रोबेबिलिटी के टर्म में भी लिख सकते हो। बताओ कैसे लिखोगे प्रोबेबिलिटी के टर्म में, बताओ। पी ए बाई बी और एन को हटा के प्रोबेबिलिटी बदल दो, क्या एन एस से डिवाइड कर दो, पर नीचे प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। क्या होगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी, माने जो नीचे रहेगा उसी से डिवाइड करना है, ये फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूला में अंतर समझ आया?
ये है एलिमेंट के टर्म में और ये है प्रोबेबिलिटी के टर्म में। मिस्टर आकाश, ये है एलिमेंट के टर्म में और ये है, बहुत आसान है, ध्यान से देखो। दो अभी मैंने क्या निकाला, यहाँ पे एलिमेंट है तो तुम एलिमेंट रख दो, यहाँ पर 2 रख दो। अब बी में कितना एलिमेंट है, बी में 3 रख दो, आंसर आ जाएगा। एक या तुम ऐसा करो, नहीं सर हम पहले इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और फिर बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। रखो, रख के देखो, यहाँ रखो, पहले इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी निकली है, 1/3। और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बी की प्रोबेबिलिटी देखो, बी की प्रोबेबिलिटी कोई दिक्कत, पलट दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, आंसर तो नहीं आएगा। यानी कि पी ए बाई बी की फॉर्मूला तुम एलिमेंट्स के टर्म में भी बता सकते हो और प्रोबेबिलिटी के टर्म में भी बता सकते हो। हम तो दोनों इस्तेमाल करेंगे, जो भी हम आसान लगे। कुछ समझाया, फर्क समझाया, यही बताओ। पी ए की प्रोबेबिलिटी में और ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी में फर्क है कि नहीं है? ये ए की प्रोबेबिलिटी है सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में, और ये ए की प्रोबेबिलिटी एक ही प्रोबेबिलिटी है लेकिन बी के रिस्पेक्ट में, यानी कि बी तुम्हारा सैंपल स्पेस बन गया है। अब फॉर्मूला ये है। आपको सर कैसे समझाया, ये कॉमन तो दो देखने से लग रहा था कि बोल रहा था, इसका मीनिंग ये हुआ कि ए की प्रोबेबिलिटी जब बी ऑलरेडी हो चुका है, बी ऑलरेडी मैंने लिखा देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। उसी को दूसरे शब्द में मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, जब बी दिया हो, बी सिंपल स्पेस हो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी इज टेकन एज अ सिंपल स्पेस। 100 बात के एक बात कि पी ए बाई बी का मतलब हुआ कि ए की ही प्रोबेबिलिटी है लेकिन बी के रिस्पेक्ट में, बात खत्म। किसके रिस्पेक्ट में? और यहां पर है ए की प्रोबेबिलिटी लेकिन सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में। दोनों अंतर है, दोनों अंतर अगर सेम चीज होता तो दोनों का आंसर क्या आता? हाँ, कहीं कहीं सेम हो सकता है, कहां पे होगा बताऊंगा, लेकिन हर जगह सेम नहीं होगा। कुछ समझे बात को, नहीं समझा जा रहा है, ये समझे अच्छा से? तो ए बाई बी की फॉर्मूला तुमको अगर पता चल गया तो पहले क्या करोगे, पहले इसे उतारोगे, फिर ये उतारोगे, फिर इसके बाद इसको मैं क्या करता हूं, ओके, इसको घेर देता हूं। पहले ये उतारोगे यहां तक, फिर इसको उतारोगे, मिक्स नहीं करना, मिक्स नहीं करना, मिक्स नहीं करना। अब एक बताओ, इसको रहने दो ना, बात क्या करते हैं, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं ताकि तुमको नोट्स अच्छा से बना पाओ। चलो, अब इसी को मैं नीचे दिखेगा आकाश, इसे एक लाइन दिख जाएगा। तो पी ए बाई बी क्या बोलोगे, मतलब फॉर्मूला क्या बोलोगे, बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी और नीचे का लिखोगे पी बी, हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। इसको डब्बा में पैक करो, दिख रहा है? हाँ, कोई बात नहीं, बी कट गया, ये बी कट गया, सही कर देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, हम सही कर देंगे, ओके, डोंट वरी, कर देंगे सही, रुको, ओके, रुको एक मिनट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ओके, तो अब यहां से निकाल दो, पी ए बाई बी निकालना है, क्या लिखो, ए की प्रोबेबिलिटी कितना निकाले हो, इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/3 और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बताओ, 1/2, आंसर कितना आया, 2/3 आया। इसको थोड़ा सा मैं रेड को अच्छा से करके ऊपर से कर देता हूँ, ओके, प्रतीक रहना रेड, हाँ जी आकाश, चलो इसको बी को मैं थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ, जो नीचे रहेगा उसी जगह कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, लेकिन ये डिवाइड नहीं है, समझा अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, समझा गया? तो ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल होगा, ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल होगा और ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल होगा, लेकिन ये एलिमेंट के टर्म में, और ये तो अब बताओ इसका पढ़ोगे कैसे, बताओ तो। ए की प्रोबेबिलिटी बी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? सबसे आसान है, बी के रिस्पेक्ट में, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन लेना है और जितना बी में एलिमेंट होगा उसको नीचे से डिवाइड करना है, या उसी या बी की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देना। अब इसका उल्टा लिख कर दिखा दो, उल्टा क्वेश्चन लिख के दिखा दो, बताओ पी बी बाई का मतलब क्या होगा, बताओ किसकी प्रोबेबिलिटी, ए की बी की? बी की प्रोबेबिलिटी किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में, तो कैसे लिखो बताओ, फॉर्मूला का टर्म लिखो, बी का इंटरसेक्शन ए के साथ लो या ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लो, कोई फर्क? तो भाई हम ए इंटरसेक्शन बी लिख देते हैं, नीचे का लिखो, किससे डिवाइड करोगे? ए से डिवाइड करोगे, हाँ, जो नीचे रहेगा। अब इसको डब्बा में पैक करो, डब्बा में पैक करो, ये भी फॉर्मूला डब्बा में पैक कर दिया। या इसको एलिमेंट का टर्म लिखना हो तो एलिमेंट का टर्म कैसे लिखोगे? बी बाय ए, ओके, पी को हटा दे, एन लिख दे, बस इंटरसेक्शन खाली कर ए एन कर देना बाय एन ए। अब बताओ इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर, इसका आंसर क्या होगा? पी एग्जांपल, इस एग्जांपल का बोलो आंसर बताओ, पी बी बाय क्या होगा? पी बी बाय क्या कहता है? बी के बी में और ए में कॉमन देखो, कॉमन देखना है, बी में और बी में एलिमेंट ये केवल है, दो एलिमेंट ना, इंटरसेक्शन तो सेम रहेगा, दो, और ए में कितना एलिमेंट है? ए में देखो, ए में कितना एलिमेंट है? ए में 3, आंसर उतने आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ पर पी ए बाय बी और पी बी बाय ए सेम है, और सेम इसलिए है
क्योंकि दोनों में एलिमेंट ए पी ए बराबर पी बी, यानी कि दोनों की ए की प्रोबेबिलिटी या बी की प्रोबेबिलिटी सेम है। ओके, तो यहां से एक थ्योरी तुम यहां से लिख सकते हो सर कि इफ अगर ए बाई बी बराबर बी बाई ए हो जाए तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो, सेम हो। यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी बी के रिस्पेक्ट में और बी की प्रोबेबिलिटी ए के रिस्पेक्ट में बराबर हो, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों का इसका फॉर्मूला क्या लगाओगे बताओ, पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टा पी बी, इसका बोलो पी ए इंटरसेक्शन बी बाय बट्टा पी ए ना नीचे में। अब ये बताओ ऊपर क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना करो, पी ए बराबर, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि अगर ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी बी बाई ए की प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा तो ए की प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी के बराबर। इसका हरगिज मतलब नहीं कि अगर ए की प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी बराबर होगा, इक्वल होगा तो ए बराबर बी होगा, ऐसा हरगिज मत करना। देखो ना, ए और बी बराबर है क्या, सेट तो बराबर नहीं है, हाँ एलिमेंट की संख्या उसमें क्या है सेम, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या है सेम है। तो दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर सेम हो तो इसका मतलब नहीं कि दोनों इवेंट बराबर होगा, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, तो ये कि तुमको अगर ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी और बी बाई ए की प्रोबेबिलिटी के बराबर है तो पी ए बराबर पी बी होगा, ये बात करेक्ट 100% करेक्ट है। बट ये वाला बात जो है कि ए बराबर बी होगा, ये गलत है। मैं इसे लिख देता हूँ ए बराबर बी, ये गलत है, दिस इज गलत है, दिस इज सही करेक्ट। ओके, यानी कि ए, हाँ ये है कि ए बी के बराबर होगा तो ए की प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, लेकिन अगर ए की प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी सेम होगी तो ए और बी बराबर हो आपस में, कोई जरूरी नहीं है। तो इसको तो मैं ही देता हूँ, कंफ्यूजन तुम लोगों को नहीं होगा, छोड़िए तो बस इतना याद रखो, इतना ही पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट नया पॉइंट मैंने बताया, तो तुमको बस यहाँ पर से सिर्फ ये डब्बा वाला बात याद रखना, ये डब्बा वाला बात, ये डब्बा वाला बात, दोनों बात सेम ही है, और ई बात और ई बात, और कुछ याद नहीं रखना है। हमको ए बाई बी निकालना तो क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, और नीचे में जो नीचे रहेगा उसी से क्या कर दोगे, डिवाइड कर, बात खत्म। चलो इसको नोट करो, बढ़िया से नोट करो, और सवाल करवाता हूँ। ओके ओके जी कर दिया, ये दो फॉर्मूला पढ़ लिया, ए बाई बी का प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया, बी बाई ए पढ़ लिया, बस खाली ए बाई बी याद रखना, बी नीचे होगा, बी डिवाइड में तो हाँ और ए को डिवाइड में डिवाइड कर दिया। ओके, अब एक चीज समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, कंडीशन नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है एनसीईआरटी में, क्या नीचे वाला जीरो होगा तो अनडिफाइंड ना हो जाएगा। हाँ, और ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी तुम्हारी, यहाँ पे भी जीरो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जीरो नहीं होनी चाहिए, जो नीचे रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे जीरो नहीं होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चलो अब एक क्वेश्चन शुरू करें, एक दो एग्जांपल और देखो। जैसे मान लो कि एक कॉइन को 3 बार फेंका गया है, क्या बार फेंका गया, एक कॉइन, ओके सुनना अच्छे से, अ कॉइन टॉस्ड थ्राइस मान लो, ओके सुने, और घटना दिया हुआ है तो सुनो पहले सिंपल स्पेस बना लो, सिंपल स्पेस बनाना आता है ना, क्या बोले थे, एच एच दो बार लगा बना लो, दो बार का एस टी टी एच टी टी, अब क्या करो एक बार और लिख दो, एच एच एस टी टी एच टी टी, सब तरफ इधर एच एच लगा दो, याद है कि नहीं है, इधर लगा दो टी 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 टी, तो पहले लिखो एच एच एच, 8 हो जाएगा, लिखाओ एच एच टी, कभी मिस्टेक नहीं होगा, एस टी एच, यहाँ से बोलो एस टी टी हो गया, कॉमा इसको बताओ टी एच एच, यहाँ बोलो टी एच टी, यहाँ बोलो टी टी एच, यहाँ बोलो टी टी टी, हो गया 8 को। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा, इसको मिटा रहा हूँ, रफ वर्क वैसे करके बना लेना, फटाक से काम बन जाएगा। 2 वाले का तो पता होना चाहिए, तो 3 वाले का निकल जाएगा, 3 वाले का पता होगा 4 वाले का पता चल जाएगा। चलो ठीक है, चलो अब सुनो, तो एन एस हो गया तुम्हारा, इसमें एन एस हो गया, एन एस में 9 लिखो चलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करना 8, ठीक है जी। अब मुझे मान लो 2 घटना दे दिया है, दो क्वेश्चन में ई अभी भी देगा तो 2 घटना दे देगा, एनसीईआरटी में ई और एफ इस्तेमाल करता है। मान लो मैंने ई दे दिया, मैंने बोले कि एटलीस्ट ओके एटलीस्ट 2 हेड, और एक कॉइन को 3 बार फेंका जाएगा तो 3 फेंक होगा, तो फर्स्ट फेंक में क्या आएगा, दूसरा मैंने लिख दिया है एटलीस्ट 2 हेड, क्या लिख दिया 2 हेड। चलो 2 बार कम से कम हेड आना चाहिए, 2 बार फेंक में, ठीक है। तो इधर 2 हेड में कौन कौन आएगा, सोचो सोचो सोचो, 2 हेड में क्या कहा, 2 एच वाला, माने कि एटलीस्ट 2 हेड का लो, कम से कम 2 एच तो होना ही चाहिए, 3 एच भी ले सकते हो, अरे 2 हेड का लो एटलीस्ट कम से कम 2 हेड, तो 3 हेड वाला भी चलेगा, तो 2 वाला सब पकड़ लो, 3 वाला पकड़ लो, 2 वाला कौन है, ई वाला भी पकड़ो, ये भी चलेगा, माने कम से कम 2 हेड होना चाहिए, इसमें 2 हेड तो है कम से कम, फिर ये भी चलेगा, ई चलेगा, ई नहीं चलेगा, ई चलेगा, और कुछ चलेगा जिसमें 1 एच होगा, 1 एच वाला नहीं लेना है, ओके 2 एच वाला लेना है, 3 एच वाला लेना है, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब यही हुआ, कम से कम 2 हेड, ओके यानी कि 2 हेड भी चलेगा, 3 हेड भी चलेगा। मैं बोलूंगा एटलीस्ट 3 हेड, तो एटलीस्ट 3 हेड वाला लेना है, 3 हेड तो 3 बार फेंके हो। अब मैं बोलूँ एटलीस्ट 1 हेड,
तो एक हेड वाला लेना है, 2 हेड वाला लेना है, 3 हेड वाला लेना है, टी छूट जाएगा उसमें। ठीक है, समझ में आया मिस्टर? अब मान लो मैंने एफ बोल दिया, एफ के बारे में क्या बोल दिया, एनसीईआरटी का ही मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हारे पास। ओके ओके, फर्स्ट बार में फर्स्ट कॉइन, ओके, कॉइन या ये कॉइन कर देंगे, 3 कॉइन कर दे, 3 कॉइन कर देता हूं लोग, 3 कॉइन टॉस्ड, 3 कॉइन आर टॉस्ड, 3 कॉइन कर देता हूं ताकि क्वेश्चन और क्लियर हो जाए। ताकि 3 ओके कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ। हाँ एक साथ, या साइमल्टेनियसली बोलते हैं, साइमल्टेनियसली। ठीक है, चलो तो इस पे मैंने बोल दिया कि पहले एटलीस्ट 2 हेड, मैंने 2 पर हेड आना चाहिए। उसके बाद मैंने बोल दिया कि फर्स्ट टेल, फर्स्ट कॉइन पर ओके अपीयर टेल, ओके टेल ऑन फर्स्ट कॉइन, इतना लिख दे लो, टेल ऑन फर्स्ट कॉइन, माने कि फर्स्ट कॉइन पर टेल होना ही चाहिए। तो जिसमें भी फर्स्ट कॉइन तुमको दिख रहा है, जहां भी पहला पहला टेल है उसको पकड़ लो, चलो पकड़ लो। पहले में टी कहाँ पड़े, पहले में टी दो, ये भी नहीं होगा, ई होगा, टी एच एच, टी ये भी टी, टी एस टी, टी टी एच, हाँ पहला कॉइन पे हमको देखना है, टी 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 हो गया। और कोई पॉसिबल है? देखो ना, ये पहला कॉइन में टेल है, टेल है, टेल है, टेल है, इसमें तो पहला कॉइन पे हेड है, पहला कॉइन पे हेड है, हेड है, हेड है, 3 कॉइन को फेंको तो पहला कॉइन की बात हो रही, समझ आया अच्छे से? अब हमको बोला कि ए बाय एफ निकालो, एफ बाय निकालो, निकालो तो हो गया। ई इंटरसेक्शन भी एफ निकालो, फटाक से बताओ, इंटर कौन कॉमन है, कौन देखो कॉमन, देखो एटलीस्ट 2 हेड वाला, देखो ये वाला कॉमन आएगा और कोई नहीं आएगा, ये कॉमन खाली है, एक वो कॉमन है क्या, टी एच एच, ये नहीं कॉमन है, देखो ना घेर देता हूँ, टी एच एच कॉमन है, टी एच एच कौन है, ये कॉमन है, क्लियर हो गया? तो ये क्या एलिमेंट है, होता एक ही ना एलिमेंट है, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे नंबर से भाग कर देंगे हम लोग। तो फॉर्मूला क्या पड़ेगा, मतलब पी ई वाई एफ निकालना है, ऐसे लिख सकते हो क्रॉस करके, पी वाई क्या करोगे, इंटरसेक्शन में एलिमेंट बाय एन एफ, ठीक है, ई का करना है 1 है, एफ में कितना एलिमेंट है, एफ में देखो 1 2 3 4, एफ में 4 एलिमेंट है, और ई में कितना है, ई में भी 4 है, ई की बात में कर लेंगे, आंसर कितना हो गया 1/4 हो गया। हाँ लेकिन देखो यहाँ पर ई का प्रोबेबिलिटी निकाला एफ के रिस्पेक्ट में तो 1/4 आया, लेकिन यहाँ पर ई की प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालो तो ऐसे 4/8, 1/2 आ जाएगा। वैसे ई की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 4/8 आएगा, यानी कि 1/2 आएगा, बट यहाँ पर जब एफ के रिस्पेक्ट में निकालना है तो क्या आ रहा है, 1/4, ठीक है, दोनों फर्क है ना। और ई की प्रोबेबिलिटी में क्या एलिमेंट है 4, और टोटल सिंपल बस 8 तो 4/8 है, तो ई की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बोला, ए की प्रोबेबिलिटी एफ के रिस्पेक्ट में, तो 1/4 आया, वो तो निकाल के फॉर्मूला से निकला, फिर इसका भी यहाँ से निकाल लो, इसको घेर दो तो पहले फॉर्मूला, हाँ एफ की प्रोबेबिलिटी ई के रिस्पेक्ट में, लो ऐसे निकाल लो। चलो बताओ क्या होगा, क्या लिखोगे, एन ई इंटरसेक्शन एफ बट्टा ई की प्रोबेबिलिटी, बताओ एफ का, एफ में कितना है बताओ, कॉमन का है, कॉमन एक ही ना, ए का, ई में कितना एलिमेंट है 4, आंसर इसका भी 4 आएगा, इसलिए 4 आया। बताओ दोनों का सेम क्यों आया, कि दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम है, एफ की प्रोबेबिलिटी भी उतनी है, ई की प्रोबेबिलिटी भी उतनी है, देखो गौर से देखो ना, 4/2, 4/8, 1/2, और ई की भी 4/8 1/2, दोनों की प्रोबेबिलिटी, इसलिए कुछ समझे? ये मैं बोल दूं यहाँ पे एफ की जगह में बोल दूं कि सब कॉइन पर टेल आना चाहिए या हेड आना चाहिए, सब कॉइन पे क्या आना चाहिए, हेड, तो सब कॉइन पे हेड लोगे तो कौन वाला आएगा, बताओ कौन वाला, केवल एक को आएगा, ये वाला है ना, एक को आएगा, सब पे हेड, तीनों पे, हाँ तो ये तो है, एक को पॉसिबिलिटी तो है, तो यहाँ पे हेड हेड कर दोगे मैंने एफ में, अब कोई कॉमन ही नहीं आएगा, सब पे हेड आना चाहिए। मान लो मैंने बोल दिया कि सब पे क्या आना चाहिए, हाँ हेड्स ऑन ऑल द कॉइन, तो हेड बोल दिया, तो यहाँ पे एफ की जगह तुम हेड ले लोगे, अब कुछ कॉमन ही नहीं होगा इसमें, कॉमन होगा ए कॉमन आएगा, ए कॉमन आएगा, 1/4 आंसर आ जाएगा, क्लियर होगा ना, फिर 1/4 आएगा। लेकिन अब मैं बोलूँ सब पे टेल, सब पे एफ के बारे में मैं बोलता हूँ सब पे टेल, तो टेल में तो फिर तो टेल वाला लोगे, ये वाला लोगे, तो इसको कुछ कॉमन तो नहीं रहेगा, फिर उसके बाद कुछ कॉमन रहेगा तो 0 आंसर होगा, 0 आंसर 0 हो जाएगा, ऐसा भी आंसर हो सकता है, 0 हो सकता है, बड़ा मुद्दा नहीं है, समझ में आया अच्छा से ये वाला, नोट करो इसको अच्छा से, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये पूरा ई क्या उतारोगे, ये तो थ्योरी फार्मूला मैंने तुमको समझाने के लिए दिया, ये तो थोड़ा लिखे रहो ना, ये फार्मूला का टेंशन क्या ले रहे हो, ये फार्मूला है, इसको जहां पे तुम फार्मूला लिखे हो ना, खाली वहां पे लिख दो कि पी बी नॉट इक्वल टू 0, पी ए नॉट इक्वल टू 0, छोटी सी पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है, लो इसको घेर लो अलग से, लिखना है तो लिख सकते हो स्टार्ट दे करके, ठीक है, लेकिन आप सवाल देख लो, बता लो इसको, चलो इसको नोट करो, ओके ओके। अब देखो एक क्वेश्चन देते हैं जो कि तुमको सब कुछ इसमें हो जाएगा, नहीं सुनो पहले खाली 5 नंबर, पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, ओके समझ रहे हो आकाश, और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, लो ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है,
और निकालने के लिए क्या बोला जानते हो? रुको 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 रुको। ओके, निकालने के लिए क्या बोला? पहला नंबर सुनो, निकालने के लिए बोलेगा तुमको फाइंड पी ए बाई बी, पी ए बाई बी। दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में क्या कर देता है। तो पी ए बाई बी का फॉर्मूला होता है तो पहले क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। हाँ अरे पी बी, तब पी इंटरसेक्शन कितना है? 1/6। हाँ, और या उल्टा हो सकता है, ऐसा करो, ऐसा हम एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सुनो बुबू, बात में करो। ओके, ऐसा करते ना, यूनियन दे देते हैं। क्या दे देते हैं तुमको? यूनियन दे देता है, ठीक है। यूनियन तुमको मैं देता हूँ 2/3। कितना देता हूँ? नहीं बोलो बाबू, 4/2। हाँ ठीक है, 2/3 दे दिया यूनियन, यूनियन दे दिया। तब बोला पी ए बाई बी निकालो। ओके, अब तुम बताओ कि पी ए बाई बी निकालने के तुमको इंटरसेक्शन चाहिए। क्या चाहिए? इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला पढ़े थे एडिशन थ्योरम, ऐसे पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन। ये यूनियन तो दिया ही हुआ है, तो यहाँ इंटरसेक्शन लिख दो और यहाँ ये लिख दो, कोई दिक्कत? तो पी ए का वैल्यू देखो कितना है? 1/2, 1/3, और यूनियन कितना दिया हुआ है? 2/3। तो बताओ कितना हो जाएगा? 5/5 के 2 6, 6 एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा? ये 3 2 माइनस 4 कितना हो गया? 1/6। 1/6 आ गया, 1/6 आ गया। समझे आकाश? एक तो है पी ए प्लस रुको ना, हो गया, इतना निकल गया। तो पी ए प्लस पी बी तब लगाएंगे जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेगा। 2 थप्पड़ मारेंगे, लाल कर देंगे तुम्हारा। अगर ये क्वेश्चन में बोलेगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 दे दिया, क्या दे दिया? 5, तो उस केस में तो पी ए बाई बी निकालो। ओके, तो 0 ही आंसर आएगा, क्योंकि 5 की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। समझे? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में आता है, जब इंटरसेक्शन माने 2 सेट में कुछ भी कॉमन ना हो तो। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, मिक्स नहीं कर देना दोनों में। अगर बोल दिया कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उसका पी ए बाई बी 0 होगा, पी बी बाई ए भी 0 होगा। ओके, समझ आया? ये तो हो गया। उसके बाद तो अब निकाल लो पी ए बाई बी। क्या निकाल लो? पी ए बाई बी क्या होगा? तो पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। अब बताओ पी इंटरसेक्शन कितना निकला है? 1/6। पी बी बोलो, काट दो, कितना आंसर आएगा? ठीक है। और अगर तुमको बोल दिया है, आप क्वेश्चन सुनो अच्छा से, इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ अब। ओके ओके, अब मैं बोलती हूँ अगर मान लो कि पी ए डैश बाई बी निकालो, पी ए डैश बाई बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पी ए बाई डैश ए डैश बाई बी, ए डैश में फॉर्मूला लगा पहले क्या लगाओगे? पी ए डैश इंटरसेक्शन बी बाय पी बी, है ना? अब ए डैश का मतलब क्या होता है? ए बट नॉट बी, सॉरी बी बट नॉट ए, बी बट नॉट माने कि बी के में से फिगर बना लो, फिगर बना लो, ज्यादा क्लियर होगा। लो फिगर, दिस इज ए, दिस इज बी, तो ये ओनली बी बट नॉट ए, ओनली बी है ये, यानी कि ई वाला रीजन। कौन वाला रीजन? यानी कि बी में से इंटरसेक्शन घटाना पड़ेगा। तो क्या करोगे इसको? बी में से इंटरसेक्शन घटाना पड़ेगा। 1 में से क्यों घटाएंगे? कितना गलती कर रही हो? तो डैश वाला में 1 कैसे घटा दोगे? दोनों पे डैश होता था तो एक डैश कन्वर्ट करके 1 कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक ही पे एक पे डैश है। अगर केवल पी ए डैश होता क्या होता? तो 1 में से घटा देता है, बट यहाँ पे ए डैश और बी भी है ना। ओके, इसलिए बेसिक मैंने पढ़ा दिया। तो पहले ए डैश मतलब कि क्या हुआ कि बी बट नॉट ए, तो इसमें पहले ई रीजन निकालना पड़ेगा। तो निकाल कर बी में से इंटरसेक्शन घटा देंगे। और यहीं पे ऐसे होता, मान लो यहाँ डैश होता है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी तो क्या बोलते, हाँ ए में से इंटरसेक्शन घटा देते हैं और नीचे बी भी डैश हो जाता है, फिर 1 में से घटाना पड़ता, अकेला होता तो। लेकिन हमने यहाँ पर डैश यहाँ दिया, और क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सवाल पुट कर दो, पीबी का वैल्यू बोलो, इंटरसेक्शन का वैल्यू बोलो कितना निकला बाय पीबी का वैल्यू बोलो, एल्सियम बोलो तो क्या होगा? 2 में से 1/6, 1/6, 1/3 करना होगा आंसर। बताओ तो 1/, कभी भी 1 से बड़ा प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा, दिमाग में सेट कर लो। समझ आ गया अच्छे से? मान लो ये क्वेश्चन में तुमको हम दे दिया, तीसरा एग्जांपल में, तीसरा में हम तुमको दे दिया, बोल दिया पी ए डैश बाई बी डैश, ऐसे दे दे लो। ठीक है, अच्छा इसको तुम ए बाई बी निकालो ना, कितना निकला? 1/2 निकला है। अच्छा रहने दो, तुम ये भी काम कर सकते, ये भी काम कर सकते थे तुम कि ए 1 में से इसको पी ए बाई बी घटा देते, पी ए बाई बी क्या करते? पी ए बाई बी 1/2 निकला, 1/2 में से 1 घटा, 1 में से 1/2 घटा देता है, आएगा। पर क्या, तो ये भी काम कर सकते थे। यानी कि तुम अगर मान लो कि ए डैश बाई बी रहेगा तो 1 में से तुम घटा दोगे ए बाई बी को, तब भी आंसर निकल जाएगा। लेकिन ये तरीका ये अपनाना है, गलती नहीं होगा ऐसे। ए डैश का होता तो क्या होगा? पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बाय पी बी डैश। अब बताओ 2 डैश तो एक डैश में कन्वर्ट करेंगे, इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यूनियन में, बाय पी बी डैश। ओके, अब इसको 1 में से क्या करेंगे? घटा देंगे, और इसको भी 1 में से क्या करेंगे? घटा देंगे। 1 पी यूनियन का वैल्यू बोलो तो कितना दिया हुआ?
2/3 1 माइनस पीवी, इसको घेर देता हूँ तो मिक्स ना कर दोगे तुम लोग। ऐसा करो ना, कैलकुलेशन को यहाँ आंसर करना है, इसका कराया था नीचे देखिएगा कलन जी। चलो दिखेगा तो देख लो कितना हो जाएगा ये 1/2 1/3 1/3 बचेगा ना, कितना हो जाएगा ये 2/2 1/6 1/3 1/2 ठीक है जी। चलो यहाँ तो पीवी का बोलो, पीवी का 1/3 और ये 2/3 3 आंसर कितना आएगा 1/2। समझे बात को, कट गया ये वाला, कुछ नहीं कटा 1/3 ठीक है, समझे बाबू। तो ये नहीं कि बनने से इसको घटा दोगे मामला गड़बड़ा जाएगा, ये तरीका लेकिन ये रहेगा, ये तरीका अपना को गलती नहीं होगा कि डैश रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों पे डैश रहे चाहे एक पे डैश रहे, ओके। तो इसका वही तरीका अपनाएंगे, और ए डैश बोल रहा था बी में से इंटरसेक्शन घटा देंगे, बी पर डैश रहता तो ए में से इंटरसेक्शन घटा देते हैं, और फिर तरीका बना लेते हैं। आप जब भी एक डैश सिंगल डैश आ जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पर सिंगल डैश आ गया ना, तो 1 में से क्या करेंगे घटा देंगे। आप सिंगल डैश आ गया इसलिए, और यू इंटरसेक्शन यूनि में कन्वर्ट हो गया, डी मॉर्गन्स लॉ कौन रहा, 2 डैश को एक डैश में कन्वर्ट कर लेंगे, समझ आया। लेकिन ये शर्त है कि इंटरसेक्शन निकलना पड़ेगा, और ये यूनियन भी दिया रहेगा तुमको, है ना। अगर इंटरसेक्शन नहीं देगा तो पी आई बाई भी तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन 5 है तो जीरो हो जाएगा, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में। पर इसको नोट करो अच्छा से वहां तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो 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 बहु देखो बहु देखो, मान लो कि अ पेयर ऑफ डाई, ए पेयर ऑफ डाई, सुनो पेयर ऑफ डाई, डाई समझते हो ना, डाइस का प्लूरल वर्ड डाई, नहीं डाई का प्लूरल डाइस होता है, तो पेयर ऑफ डाइस लिख देता हूं, अ पेयर ऑफ डाइस आर रोल्ड फेंका गया, ठीक है, माने एक जोड़ी डाइस को क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, ठीक है। चलो तो सिंपल स्पेस क्या बनेगा, अब ये इंपॉर्टेंट है सुनो। तो एक बार जब फेंकते हैं तो क्या होता है बताओ, 1 2 3 4 5 6, एक और फेंकना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, तो दो दो पे डाई को फेंका गया है। अब इसका कैसे बनाओगे, सिंपल स्पेस बताओ तो कैसे बनाओगे, बताओ खर्च जल्दी बताओ, 1 1 1 2 1 3, ये सब बना लो पहले, 1 4 इवेंट भी दिया रहेगा तुमको, चिंता नहीं करो, 1 5 1 6, चलो पूरा लिखो, क्या वो बनेगा टोटल बता तो 36 बनेगा, गुड। 2 1 वो आगे तुम लोग कर लोगे, 3 1 4 1 तुम लोग कर लोगे, उसके बाद 5 1 6 1, है ना। बताइए इसको क्या वो गिनोगे, एक गिनोगे दो गिनोगे, एक ही गिनोगे एक ब्रैकेट को, ठीक है, एक ब्रैकेट को एक गिनोगे, 1 2 1 2 2 लिखो लिखो फटाक से लिखो, 2 3 थोड़ा टाइम में लगा लिख भी लोगे, 2 4 2 5 2 6, इससे क्या फायदा हुआ बता रहा हूँ अभी, देखो अभी बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4, अब क्वेश्चन सुनो क्या बोल रहे हैं हम, 4 5 4 6, 5 वाला बोलो, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, हो गया। चलो अब लास्ट वाला, थक गए हम लिखते लिखते, हाथ दर्द करने लगा मेरा, 6 1 6 2 6 3 6 4, 10 में किए थे नहीं सब एकदम सेम किए हो गए। आप क्वेश्चन सुनो क्या बोल रहा है, मैं इसको घेर रहा हूँ, हो गया बना दिया। अब इंपॉर्टेंट सुनो, आपका बोला इवेंट दूर दिया रहेगा, एक इवेंट ई दिया हुआ, मान लो ई लिखा हुआ रहेगा, लिखा रहेगा सुनो अच्छा से, क्या लिखा हुआ है, सम इज 6, दोनों पे सम 6 होना चाहिए, ओके समझ को। अब मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, सम इज 6, दोनों को जोड़ के 6 होना चाहिए, 6 बताओ, देखो 5 1 6, ये ले लोगे, 4 2 6 3 3 6, ऐसे लगातार कर लो, क्या होगी नो क्या हुआ, 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं अंदाजा लगाओगे, 6 होगा तो 2 4 4 2 1 5 5 1, ऐसे अंदाजा मत लगाना, तर ई लिख लो पूरा अच्छा से। देखो उसका लगातार देखो यहाँ से तुमको दिखाई दे रहा है, ये लाइन दिख रहा है, 5 1 4 2 1 लाइन दो, डायगोनल देखो, डायगोनल देखो डायगोनल, 5 1 4 2 3 3 2 4 5, क्या हुआ 1 2 3 4 5 होगा। अब ऐसे भी 6, अगर सम बोला है सम 6 ना, तो 6 में 1 कम कर दो 5 होगा, सम बोलेगा 5 ना तो 1 कम कर दो 4, ट्रिक है ये, देखो ना 5 वाला गिनो ना, 1 2 3 4 होगा, सम बनेगा 4 ना तो 1 2 3,
ओके सम बोलेगा 3 ना, तो 3 2 ठो, सम बोलेगा 2, मिनिमम 2 सम 2 होता है, अब मैक्सिमम सम 12 होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो कौन कौन होगा बताओ, सम 6 बोल रहा था, ई को कैसे लिखोगे, लिखो ई को कैसे लिखो, लिखो लिखो लिखो, क्या लिखोगे बताओ, पहले यहाँ से स्टार्ट करो 5 1, हाँ अब 5 1 लिखो तो 1 5 भी लिख दो, हटाओ 1 5, 4 2 2 4 भी लिख दो, और लास्ट में बच गया 3 3, 5 ऊपर गया ना, समझा तो। और इवेंट एफ देखो, दोनों पे इक्वल नंबर है, बोला इक्वल नंबर आ रहा है दोनों पे इक्वल डिजिट या इक्वल नंबर, दोनों पे इक्वल नंबर समझे। ओके एफ बताओ, दोनों पे इक्वल नंबर समझे, 1 1 2 2 ऐसे करके, या डबल एट बोलते हैं इसको, डबल एट बोलते हैं, डबल एट बोलते हैं, अगर मान लो डबल एट बोल दिया, ओके डबल एट मान लो दोनों पे सेम, तो बताओ कौन कौन आएगा, 1 1 2 2 3 3, क्या होगा पोस्ट बोलो ना, 4 4 5 5 6 6 7 7, 7 कभी आएगा नहीं, जिंदगी में नहीं आएगा। अब दोनों में कॉमन देखो तो क्या बोला, सब 6 बोल रहा था ना, यही ना कॉमन आएगा, और कोई कॉमन होगा क्या, कभी कॉमन नहीं होगा, तो कॉमन होता क्या होगा, तो ई इंटरसेक्शन एफ कॉमन कितना होगा था, कॉमन होता, कॉमन होगा केवल तुमको 3 3 6 3 3 6, क्या वो लिमिट है, ये होगी 2 ठोकिन हो गए, एक ही ना गिरोगे तो हो गया प्रोबेबिलिटी। अगर हमको पी ई एफ चाहिए, क्या निकालो, पी इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट है, 1, और एफ में कितना एलिमेंट है, एफ में गिनो 1 2 3 4, क्या होगा, खत्म, आंसर आ गया, कुछ समझे। पी एफ बाई ई निकालने के लिए बोलेगा तो इंटरसेक्शन 1, और एफ बाई ई बोलेगा तो एफ ई में कितना है 5 को, तो 1/5 हो जाएगा, मान लो यहाँ पर निकालने के लिए बोल दिया पी एफ बाई ई, कुछ समझ रहे हो, तो कॉमन में तो इंटरसेक्शन में एक ही है, और ई में कितना है 1 2 3 4 5, कुछ समझे बात को, ना समझे लग रहा है, बहुत आसान है कि नहीं, हाँ आइए बोल देगा क्वेश्चन में कि एफ, क्वेश्चन में क्या बोलेगा, दो क्वेश्चन का लैंग्वेज में क्या बोलेगा, बोलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विच इज सम इज 6 व्हेन इवेंट एफ इज गिवन, ऐसे लिखा रहेगा, जो गिवन रहेगा उसको नीचे लिखोगे, जो गिवन रहेगा उसको नीचे, और जिसका निकालना होगा उसको ऊपर, बात खत्म, आंसर भी सवाल बनेगा, ठीक है, समझाया बात को, बहुत आसान ही है, समझा, नोट करो इसको, बढ़िया से नोट करो। चलो सुनो क्या क्या निकालना है, पहले दो वर्ड्स देखो, दिया हुआ क्वेश्चन में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पी ए दे दिया है, पी ए बाई बी दे दिया, पी बी बाई ए दे दिया, अब तक बोला पी इंटरसेक्शन निकालो, पहला क्वेश्चन मान लो कि मैंने बोल दिया तुमको पी इंटरसेक्शन बी निकालो, कैसे निकलेगा, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, कौन गिवन है, गिवन कौन है, तो कौन में ए बट्टा में कहाँ पड़ा ए बट्टा में, यहाँ से आसानी से निकल जाएगा, फॉर्मूला लगाओ पहले, पी बी बाई ए का इस्तेमाल कर लो, 2/5 फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पी इंटरसेक्शन बी बट्टा पी ए तो पता है ना, इसलिए ऐसा किया है, पी ए इंटरसेक्शन बी 2/5 इंटू पी ए कर दे, पी ए का वैल्यू बोलो 1/3, कितना हो गया आंसर 2/15, निकल गया पी ए बाई बी, पी इंटरसेक्शन बी। अच्छा अब मुझे पी भी चाहिए, पी ए नहीं पता, पी भी चाहिए, ओके क्या चाहिए, मान लो क्वेश्चन नंबर 2, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको चाहिए, तुमको रुको ना, पी ए डैश बाई बी चाहिए, ये चाहिए, लो पी ए डैश बाई बी चाहिए, ये चाहिए, अब तुमको ये डैश निकालने के लिए क्या करोगे, फॉर्मूला क्या पड़ेगा, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, तो पी बी तो निकालना पड़ेगा ना, हाँ अब पी बी कहाँ से पता चलेगा, पी ए बाई बी से, क्या, तो पहले इसको निकाल लो, पी ए बाई, हमको ये निकालना है, दो क्वेश्चन का पार्ट है, चलो ये निकालना है, पहले बताओ पी बी बाई ए का फॉर्म, बी ए बाई बी का फॉर्मूला का क्या गिवन है, गिवन क्या होता है, क्या गिवन है, पी ए बाई बी कितना दिया हुआ है, फॉर्मूला लगाओ, दिख रहा है, देखो तो कट गया 1/2, अब वैल्यू पुट कर लो, बताओ पी इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है, कितना निकाले हो 2 बाई, पहले यहाँ से पी बी अकेला कर लो, पी बी अकेला कर लो, पी बी अकेला करो तो 2 इंटू पी इंटरसेक्शन बी, अरे क्रॉस गुना कर दिया, पी बी निकालना है, तो अब बताओ इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना दिया हुआ, निकाले हो 2/15, कितना आंसर हो गया 4/15, अब निकालना है मुझे वो ए डैश बाई बी बाय क्या होगा फॉर्मूला बताओ, ए डैश इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, फॉर्मूला बताओ, बी में से ए घटाओगे, ए में से बी घटाओगे, बी में से इंटरसेक्शन घटाओगे कि ए में से इंटरसेक्शन घटाओगे, बी में से इंटरसेक्शन घटाओगे, ए में से घटाओगे, और ये किसका मीनिंग क्या है बताओ, नॉट ए है कि नॉट बी है, नॉट ए है बट नॉट, देखो बी बट नॉट ए, यानी बोलो ओनली बी, ओनली, तो ओनली बी का मतलब क्या होगा, केवल ई रीजन चाहिए, तो बी में से इंटरसेक्शन घटाना पड़ेगा, क्या घटाना पड़ेगा, हाँ जिसमें नॉट होता है उसी को घटाते हैं, उसी का इंटरसेक्शन घटाते हैं, बस सिंपल बात है,
तो पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया। आप सवाल पुट कर लो, खत्म करो। पीबी, पीबी निकाल ही चुके हो। पीबी का वैल्यू बोलो, पीबी का वैल्यू करना है 4/15 और ए इंटरसेक्शन बी कितना निकला है 2/15 और नीचे 4/15। बताओ 2/15 4/15 काटो, 15 कैंसिल करो है 2 1/2 आंसर आ गया। क्लियर हो गया? और भी बहुत सारी चीज निकाल सकते हो। देखो यानी एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करवा दिया। पी ए दिया होता, पी ए बाई बी दिया होता, पी बी बाई दिया होता, तो आराम से वहां से इंटरसेक्शन निकाल लेगा पहले। इसी का इस्तेमाल करके इंटरसेक्शन निकलेगा, किससे इस्तेमाल करके निकलेगा? क्योंकि इसका इस्तेमाल करो तो पी ए पता है बट पी बी पता नहीं, तो पी बी फिर निकाले तो इसके लिए ये निकालना। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। नहीं ये यही उसी का पार्ट है। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ से निकालोगे, ये ऊपर वाला फिगर का पार्ट उसको मिक्स नहीं कर दोगे। ठीक है, यहाँ तक सॉल्यूशन है। ठीक है, नोट करो इसको, नोट करो। कर दियो, इसको पढ़ लो, तुम्हारा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिपेंडेंट एनसीईआरटी में 13.2 में है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? देखो भाई एग्जांपल देता हूँ, समझाता हूँ। सुनो, इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है? सुनो आकाश, सुनो ना। अगर पी ए बाई बी अगर ए के बराबर हो जाए, यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी बी के रिस्पेक्ट में, ओके, ए की प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में सेम ही आ जाए। ओके, ये सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में है, ये बी के रिस्पेक्ट में है, यानी कि बी हो या ना हो, ए को कोई मतलब नहीं है। यानी कि ए बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, यानी ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी से अलग है, तो उस केस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, बट बराबर हो गया तो कहीं इंडिपेंडेंट है। यानी कि क्योंकि ए की प्रोबेबिलिटी को बी की प्रोबेबिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ को? अगर ये कंडीशन हुआ, या एक और बोलो, अगर पी बी बाई किसके बराबर होना चाहिए? बताओ, पी बी के बराबर होना चाहिए। कुछ समझे? तब कहेंगे कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब इसको कैसे करोगे? पी ए बाई बी को लगाओ तो क्या लिखोगे? पी इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। अब एग्जांपल देंगे तो क्लियर हो जाएगा। पी ए उसको रहने दो, उसको रहने दो, ए ओ को कर देते हैं, ए ओ कर देंगे तो इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा? पी ए इंटू पी बी। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर दो प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट, ए और बी के प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट अगर इंटरसेक्शन के प्रोबेबिलिटी के बराबर हो जाएगा, कुछ समझे आकाश, तो उसको इंडिपेंडेंट कहेंगे। चाहे वहां से लो यहाँ से लो। एग्जांपल देता हूँ, पहले सुनो। पहले जैसे मान लो कि मैंने तुमको एक सैंपल भाई एक डाय को एक बार फेंका, ठीक है आकाश? चलो, अब मैंने बोल दिया कि ए जो है तुम्हारा ऑड नंबर है, क्या नंबर है? और बी जो है वो तुम्हारा लेस देन 5 है, लेस देन 5 है। चलो लेस देन 5 कौन रहेगा? 1 2 3 4 लेस देन 5। मैंने ए के बारे में बोला ऑड नंबर है, और बी जो है लेस देन। ए की प्रोबेबिलिटी बता दो फ्रैक्शन क्या? ए की प्रोबेबिलिटी बताओ 3/6 1/2, और बी की प्रोबेबिलिटी बताओ तो 4/6 2/3 हो गया। चलो अब पी ए बाई बी निकालो। चलो पी ए बाई बी का मतलब समझे? ए की प्रोबेबिलिटी बी के रिस्पेक्ट में है। पहले इंटरसेक्शन, दोनों में इंटरसेक्शन दो। इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन क्या हुआ है? एक भी है कॉमन है, 3 भी कॉमन है, और कुछ नहीं। क्या कॉमन हुआ है? 2। अब बी में टोटल कितना एलिमेंट है? अरे ये नहीं पढ़े फॉर्मूला, भूल गया? ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट कितना होगा? बताओ। पी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे का लिख दो पी बी, या एन लिख दो ना, एन में लिख दे। चलो एन लिख दो। और बताओ कितना एलिमेंट, बताओ कितना टोटल? ए इंटरसेक्शन में कितना कॉमन है? कॉमन देखो तो, एक कॉमन है, 3 कॉमन है, 2 एलिमेंट कॉमन है। अब बी में क्या हुआ? 4। कितना आंसर आया? बताओ। ए की प्रोबेबिलिटी बी के रिस्पेक्ट में और ए की प्रोबेबिलिटी 1/2, कोई फर्क पड़ा? सेम ना आ गया आंसर, समझे? फिर बी बाई ए निकालो, बी बाई ए में इंटरसेक्शन में तो 2 है, अब ए में कितना एलिमेंट है? 4। नहीं गलती, ए ना, बी में तो 3 था यार, बी ए यहाँ है, सॉरी, ए में कितना एलिमेंट है? 3 है ना, गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो 2/3 ही आ गया ना। अरे देखो ना यहाँ पे ए है ना, तो इंटरसेक्शन में 2 एलिमेंट है। ए में देखो ना, ए में 1 2 3 3 तो दोनों से भी ना आ गया। बी की प्रोबेबिलिटी अगर इसमें 2/3, बी की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, यानी कि यहाँ पर ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी ए के बराबर आ गई, और बी की प्रोबेबिलिटी पी बी के बराबर आ गई। समझ बात को? तो इन दोनों इवेंट को कहेंगे ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, यानी ए को बी से कोई लेना देना नहीं है, और बी को ए से लेना देना नहीं है। प्रोबेबिलिटी के टर्म में बोलोगे ये वाला कंडीशन। अब एग्जांपल कैसे पूछता है, इसमें बहुत क्वेश्चन आता है। देखो कैसे एग्जांपल आता है, तुमको दे देगा वो वाला क्वेश्चन आएगा, ए दे देगा, बोलेगा ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 दी हुई है, कितनी दी हुई है? बी की प्रोबेबिलिटी 1/3 दी हुआ है। ओके, अब पी ए यूनियन बी दे दिया, क्या दे दिया?
2/3। अब बोलेगा कि साबित करो, प्रूफ करो कि ये ए और बी इंडिपेंडेंट है, या चेक करो कि ए बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो इंडिपेंडेंट के लिए तुमको यूनियन ई वाला कंडीशन लगाना है, ये वाला इंटरसेक्शन चाहिए। अब इंटरसेक्शन है ना पता है, तो निकालो इंटरसेक्शन फॉर्मूला, एडिशन थ्योरम लगा करके। क्या पढ़े हो, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन की जगह यूनियन लिख दोगे। बताओ 1/2 1/3 2/3 ये आएगा तुमको 1/6 करके देखो, ऐसे ले लो। अब बताओ पी इंटरसेक्शन बी जो आया तुम्हारा, अब पी ए को पी बी से गुना करो 1/2 और ये 1/3 कितना आ गया 1/6 आ गया, जो कि इंटरसेक्शन के बराबर आ गया। हेंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यही है कंडीशन, यही है इंडिपेंडेंट। बहुत आसान है कि नहीं है? अरे समझे कि अगर पी ए और पी बी का प्रोडक्ट जो है वो इंटरसेक्शन के बराबर आ जाए, कहीं कभी 3 ठो भी हो सकता है, मान लो कहीं 3 ठो दे दिया, बोला पी ए पी बी पी सी, ओके, तो पी ए पी बी पी सी को तीनों का प्रोडक्ट ले लो, तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, सेम आ गया तो कहोगे इंडिपेंडेंट है। लेकिन हमको यूनियन चाहिए कि इंटरसेक्शन चाहिए? हाँ, इंटरसेक्शन का कंडीशन है, बहुत ईजी है यार। तुम टेस्ट का क्वेश्चन जाकर देखो तुमको पूरा में मिलेगा तुमको ये सब क्वेश्चन, तो इजी क्वेश्चन 2 लाइन में दे देगा। पीए दे दिया, कई बार तो ऐसा हुआ है कि पीए भी दे दिया, पी भी दे दिया, इंटरसेक्शन भी दे दिया, तुमको अभी इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, और तब चेक करना है कि वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो चेक करो, ए और बी को गुना कर दो, पी ए को पी बी से गुना कर दो, देखो कि इंटरसेक्शन के बराबर है कि नहीं है। कुछ समझे? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पे जो क्वेश्चन आता है, यही पर लॉन्ग टाइम का क्वेश्चन आता है जो बताने वाला हूँ इंडिपेंडेंट पे, पर इसको नोट करो बढ़िया से, ओके? थ्योरी है तुम्हारा, ओके? ऑन कर दियो। अगर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, सुनो मैं बता रहा हूँ, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, कैसे लिखोगे इंडिपेंडेंट? ऐसे चलो, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट तो क्या कंडीशन है? कंडीशन बताओ, कुछ बताओ कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी, ओके, क्या होना चाहिए? पी ए इंटू पी बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी पी ए इंटू पी बी के बराबर होना चाहिए, तब जाकर के इसको बोलेंगे कि ए और बी इंडिपेंडेंट है। कुछ समझे बात को? हाँ, ए और बी की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट इंटरसेक्शन के प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा तो उसको बोलेंगे कि इंडिपेंडेंट है। फिर एक और सुनो, जब ए और बी इंडिपेंडेंट है, सुनो, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट अगर होगा तो ए डैश एंड बी डैश, जो मैं बोल रहा हूँ सुनो अच्छे से, वो भी क्या होगा? अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग बताओ। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या होगा? बताओ, खुद बताओ। पी ए डैश इंटू पी बी डैश। और अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, ओके, तो ए डैश ए एंड बी डैश, ए एंड बी डैश, ये भी क्या होगा? इंडिपेंडेंट होने। एक बार दोनों पे डैश चलाओ, एक बार एक्स पे डैश चलाओ, इस पर नहीं चलाओ, एक बार इस पे चलाओ, इस पे नहीं चलाओ। समझ बात को? तो इसका क्या मतलब बताओ तो, मतलब क्या? पी ए इंटरसेक्शन ए पे डैश नहीं है, बी डैश क्या लिखोगे? पी ए इंटू पी बी डैश। सवाल करवाता हूँ इस पर कैसे पूछा जाता है। और उसका ए डैश एंड बी भी इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है? क्या लिखोगे? मतलब कैसे लिखोगे? पी ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए डैश इंटू पी बी। कुछ समझे? यानी कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, ए बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, ए डैश बी भी इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि उसका इंटरसेक्शन उसके प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। आप सवाल दो, इसमें सवाल कैसे पूछा हुआ है? सवाल मजेदार है, सुनो सवाल क्या है। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं जो कि लॉन्ग टाइम में पूछा हुआ है, सुना क्या बोल रहा है कि एक क्वेश्चन है मैथ का, ठीक है, उसको 3 स्टूडेंट मिलकर सॉल्व करता है। एक स्टूडेंट का नाम ए है, ए सॉल्व करता है, ए जो सॉल्व करता है, तीनों इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहा है। मैं लिख रहा हूं 3 स्टूडेंट, मैं लिख रहा हूं उनको, क्वेश्चन लिख देता हूं। 3 स्टूडेंट्स solved a problem of maths, एक मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो मैथ, ओके। 3 स्टूडेंट्स सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ मैथ्स इंडिपेंडेंटली माने स्वतंत्र रूप से वो सॉल्व करता है। इंडिपेंडेंटली बोल दिया, ओके, विथ प्रोबेबिलिटी। मैं लिख देता हूं कौन कौन प्रोबेबिलिटी से, सुनो, प्रोबेबिलिटी विथ प्रोबेबिलिटी, ओके, 1/2, 1/3 एंड 1/4 रेस्पेक्टिवली। लो, लिख दिया क्वेश्चन। समझे क्वेश्चन का बोला? सुनो कि 3 स्टूडेंट एक क्वेश्चन को सॉल्व करता है इंडिपेंडेंटली। कितने प्रोबेबिलिटी से? ए कितने प्रोबेबिलिटी से सॉल्व कर रहा है? बी कितने प्रोबेबिलिटी से सॉल्व कर रहा है? अब बी सी कितने प्रोबेबिलिटी से?
ए बी सी तीन स्टूडेंट है। ओके, तीनों स्टूडेंट का ए मान लो पहला स्टूडेंट का नाम ए, दूसरा स्टूडेंट का बी। ओके, 3 स्टूडेंट्स ए बी सी लिख देता हूँ पहले, अच्छा से लिख देता हूँ तब ज्यादा क्लियर होगा। 3 स्टूडेंट ए बी एंड सी सॉल्व ए प्रॉब्लम ऑफ मैथ्स इंडिपेंडेंटली, ठीक है, विथ प्रोबेबिलिटी। हो गया? तो यानी कि आप क्वेश्चन में क्या बोला, सुनो, फाइंड द, ए बुबू सुनो, बात ना करो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ओके, दैट क्वेश्चन इज सॉल्व्ड या प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम इज सॉल्व माने प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा तुम बताओ? या तो ए सॉल्व करेगा, या तो बी सॉल्व करेगा, या तीनों सॉल्व कर दे, या दो कोई तो सॉल्व करे, या कोई एक सॉल्व करे। अरे ये नहीं यार, या तो अकेला ए सॉल्व कर दे तब भी प्रॉब्लम सॉल्व, या तो अकेला बी या अकेला सी, या दोनों ए और बी दोनों सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन दोनों सॉल्व कर दिया एक साथ। ओके, तो सी बच गया तो सी नहीं कर रहा मान लो, लेकिन तीनों भी तो सॉल्व कर सकता है ना। तो इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? सुनो पहले क्या करेंगे, मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या बोला कि न तो ए सॉल्व किया, मैंने बोला न तो ए सॉल्व किया और न ही बी सॉल्व किया और न ही सी सॉल्व किया। जो मैं बोल रहा हूँ गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, इसको क्या पढ़ोगे? ओके, हाँ, न तो ए सॉल्व किया, न तो बी, न तो सी, या ऐसा लिख देगा तो मतलब क्या हुआ इसको, मतलब ए सॉल्व किया, बी सॉल्व किया, सी सॉल्व किया। सॉल्व टेंशन समझ आ रहा है बात को? अच्छा अब बताओ, अगर यूनियन ले ऐसे, यूनियन ऐसे ले लिए, मतलब क्या होता था इसका? मतलब या तो ए सॉल्व किया, या तो बी सॉल्व किया, या तो सी सॉल्व, ये ऐसे तरीका होता बनाने का। आंसर यही निकालना मुझे। कभी भी बोले एटलीस्ट वर्ड बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर तीनों क्वेश्चन जो सॉल्व होगा, या तो ए सॉल्व कर दे, या तो बी, तो या तो सी, और है एटलीस्ट यूनियन ले लो। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन कैसे बना रहा हूं मैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करोगे तरीका सुनो, लिखोगे पी ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे, यही मतलब है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मतलब यही हुआ, ठीक है। अब इसको क्या लिखोगे जानते हो? इसको लिखोगे तुम, सुनो मैं क्या करूंगा जानते हो, इसको 1 में से डैश लगा दूंगा, ऐसे डैश, ऐसे डैश लगा दूंगा, लगा दे ऐसे। अरे पी ए का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए डैश का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस पी ए। अगर डैश यहाँ लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? यहाँ डैश लिखोगे तो वहां डैश नहीं लिखोगे, यहाँ डैश नहीं लिखोगे तो वहां डैश लिखोगे, ये ना होता है। तो मेरे पी इसको पूरा को ए बोल दो, पूरा को ए। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ? या तो ए सॉल्व किया, या तो बी, या तो यूनियन है, यही निकालना मुझे। प्रॉब्लम सॉल्व का मतलब ये हुआ कि या तो ए सॉल्व किया होगा, या बी या सी, और उसको 1 में से घटा दो। ओके, यूनियन लेकर आप तीनों डैश चढ़ाएंगे, तीनों डैश चढ़ाएंगे, चढ़ाओ, तो डैश चढ़ाओ तो यूनियन किस में बदल जाएगा? इंटरसेक्शन में। उल्टा फॉर्मूला लगा रहा हूं, हो गया? चूंकि ए बी सी इंडिपेंडेंट है, क्या है? तो इंडिपेंडेंट तीनों को गुना में कर देंगे। मैंने क्या बोला कि तीनों का करना है गुना करो, पी ए डैश इंटू पी बी डैश इंटू पी सी डैश। हमने 3 ठोला लिया है, एग्जाम में 2 ठोला भी पूछा हुआ है। और अब बताओ पी ए डैश का मतलब क्या हुआ? 1 में से घटाएंगे पी ए का कितना दिया? पी ए कितना दिया हुआ? 1/2 को समझे? और पी बी बताओ, 1 में से बी घटाओ, बी का, इसको घटाओ 1/4। कोई दिक्कत किसी को? सॉल्व करो, 1/2, 2/3, 3/3 कैंसिल, 1/4 कितना आंसर आएगा? अब परसेंटेज अगर बोल दिया तो 100 से क्या कर दोगे? गुना कर दोगे, 4 से कर दो, 25 से 75%। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझे लग रहा है? क्वेश्चन समझे? कहने का मतलब ये हुआ कि या तो प्रॉब्लम सॉल्व का मतलब या तो ए सॉल्व किया होगा, या तो बी सॉल्व किया, या तो सी, यानी कि तुमको यूनियन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? और यूनियन लेने में क्या करना पड़ेगा तुमको कि मैंने क्या किया कि इंडिपेंडेंट वर्ड लगा दिया यहाँ पे, तो इंडिपेंडेंट जरूर कि इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो? डैश में लिख दो। किसमें लिख दो? डैश में। अब डैश में लिखोगे तो ये कब तीनों पर डैश चलेगा तो यूनियन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब आप जानते हो कि बोला है कुछ में इंडिपेंडेंटली वर्ड बोल दिया, यानी कि ए बी सी तीनों इंडिपेंडेंट है, यानी कि जब ए बी सी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश बी डैश सी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट होगा तो उसको क्या कर सकते हो? प्रोडक्ट में लिख सकते हो, मल्टीप्लाई में लिख सकते हो ना। तीनों प्रोडक्ट में लिख दिया, 1 में से घटा दिया, सब आंसर निकल गया। कुछ समझिए? सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी फॉर विच द प्रॉब्लम इज सॉल्व, यानी प्रॉब्लम सॉल्व का प्रोबेबिलिटी है ये। पूरे कोई नहीं, क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा कौन किया, ऐसा नहीं पूछा जाता है। वो तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की चांसेस दे दी गई है, तुमको थोड़ी प्रॉब्लम है। तुमको ये पूछा गया कि प्रॉब्लम सॉल्व होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इतना परसेंटेज चांस है कि प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने की चांसेस कितने हैं वो इतना है, 3/4 यानी 75%। कितना परसेंट?
समझे कुछ? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको नोट करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओके ओके, नोट करो ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिहार बोर्ड में लगातार 4 साल पूछा है, लगातार, समझे? लगातार अल्टरनेटिव है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन डेटा चेंज कर सकता है, ठीक है, डेटा चेंज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सुनो पहले क्या बोला है कि एक स्टूडेंट है, एक इंसान है जो 75% केस में सच बोलता है, 75% सच केस में, एक बी है जो 80% केस में सच बोलता है। तब बोल रहा है कि इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग सेम फैक्ट। इन स्टेटिंग मतलब क्या मतलब है कि कितने परसेंट केस में एक ही बात को बोलने में दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होगा। कॉन्ट्राडिक्शन समझे? कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि बात स्पष्ट ना हो। जैसे मान लो कि मैं बोलूं, किसी ने बोला कि वहां पे एक आदमी को, मैंने तुम्हारे भाई को देखा वहां पे, एक और मेरे साथ मेरा दोस्त है, वो भी बोला तो तुम्हारे भाई के बारे में बात हो रही है, तो वो बोला कि वो नहीं देख रहा है, मतलब कि उसने बोला कि हम नहीं देखे, तुम देख लिए। ओके, तो ऐसा हो सकता है ना कि हाँ, या तो हम सच बोल रहे हैं तो वो झूठ बोल रहा है, या तो हम झूठ बोल रहे हैं तो वो सच बोल रहा है। समझे कुछ? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये हुआ कि बात स्पष्ट, तुम्हारा भाई वहां पर था, ठीक है, वहां पर था, हम बोले तुम्हारा भाई वहां पर था, अब मेरा बगल में दोस्त है वो बोला कि उसका भाई नहीं था। अब किसकी बात तुम मानोगे? या तो हम सच बोल रहे हैं तो वो झूठ बोल रहा है, या तो हम झूठ बोल रहे हैं तो वो सच बोल रहा है। मतलब यही है कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब हुआ कि बात स्पष्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आप सुनो, पहले क्या करो, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, बहुत आसान है। मान लो कि लेट कर लो, पहले लेट कर लो, ई मान लो कि ई घटना है जो कि ए सच बोलता है। क्या बोलता है? ए स्पीक्स ट्रूथ, ए स्पीक ट्रूथ, सच बोलता है। कितना परसेंट में? ई की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, पहले को, पहले एफ के बारे में लिख दो, एफ को मान लो बी स्पीक्स ट्रूथ, ओके, सच बोल रहा है, ट्रूथ को दो, ट्रूथ बोल रहा है, ट्रूथ ट्रूथ, ठीक है। चलो अब बताओ कि ई की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, कितना परसेंट में सच में बोलता है वो? 75%, 75% मतलब 7500, ये ना 3/4 कर दे, 3/4 और एफ की प्रोबेबिलिटी दी हुई है कितना? 80% ना, 80% का लगा हुआ 80/100, काटो 4/5, हो गया। अब बोल रहा है कि बात प्रोबेबिलिटी निकालो कि एक ही चीज को कहने में बात दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, क्या हो जाए? तो मतलब क्या हुआ, या तो ई सच बोल रहा होगा, जल्दी बोलो, एफ झूठ बोल रहा होगा, ये ना होगा, या और लगा रहा हूं, या बीच में और लगा दो 18, और या ई झूठ बोल रहा होगा और एफ सच बोल रहा होगा। तब जब भी और लगाए तो प्लस कर दो, क्या कर दो? प्लस, ई एफ डैश प्लस पी, बोलो ई डैश एफ, ओके। दोनों का अलग अलग इंडिपेंडेंटली दिया हुआ है कि दोनों जो है अलग अलग बोलता है ऐसे सच, मतलब ये अकेला 70% 75% केस में सही बोलता है, ये 80% केस में सच बोलता है, तो इंडिपेंडेंट है, तो अलग कर दो, हो गया, खत्म करो, हो गया ना। ये इंटरसेक्शन है, कुछ नहीं, इंटरसेक्शन है, गुणा कर दो, पी एफ डैश प्लस पी डैश पी एफ, हो गया। चलो पी का वैल्यू बोलो, पहले पी का वैल्यू बोलो, पी का वैल्यू बोलो 3/4, अब पी एफ डैश कैसे निकालोगे? 1 में से पी एफ घटा दो, समझे? प्लस पी डैश बोलो, 1 में से घटा, 3/4 घटा देना, और पी एफ का वैल्यू बोलो 4/5, सॉल्व कर दो इसको, 1/5 प्लस ये बोलो 1/4, 4/5 का 20, 3 1 4, डायल कर रहा हूँ, 3/20, रुको नहीं काटो, 4/20, 4 3 7, 7/20 हो गया, सवाल बन गया। 7/20 है, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? काटो, %35 केस में दोनों में कंट्राडिक्शन होगा, समझे? प्रोबेबिलिटी निकालना है, कुछ समझाया बात मैंने क्या बोला? तरीका क्या समझे, पहले समझे? या तो इस कंट्राडिक्शन का मतलब हुआ कि या तो एक ही बात को करने में या तो ई सच बोल रहा होगा, ई सच बोलेगा तो एफ झूठ बोलेगा, या एफ से ई झूठ बोलेगा तो एफ सच बोलेगा। भाई ये कंट्राडिक्शन वाला हुआ है, दोनों को गुना करके भाई इंडिपेंडेंट की तरह, इंडिपेंडेंट का ही कंसेप्ट है पूरा इसमें कि एक इंडिपेंडेंट बोलने का तरीका पर जो सच बोलने का सही है 75% है, अब बी के इंडिपेंडेंट बोलने का जो परसेंटेज है वो 80% है, यानी दोनों को अलग अलग परसेंटेज की बात हो रही है, तो दोनों एक दूसरे में इंडिपेंडेंट है, इसे मैंने गुना कर दिया यहाँ पे, ठीक है? समझाया अच्छा से? तो 35%, ये क्वेश्चन लगातार बिहार बोर्ड में 4 बार पूछा है, लगातार 4 साल, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। 2013 में, 15 में, 17 में, 19 में, 21 में, ऐसे करके लगातार, 21 में नहीं, 19 में, ओके। 4 साल लगातार है, कंटिन्यू हुआ, कई बार तो एक बार तो 2 साल लगातार पूछा है, ठीक है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी है कि नहीं है? बहुत आसान है, कोई दिक्कत किसी को? ये कॉन्ट्राडिक्शन समझे?
कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब हुआ कि बात स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, तो इसलिए तो इसका या तो ये झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, तो ये झूठ बोल रहा है, ये सच। डैश देकर अच्छा से बनाओ और देना है कि 2 केस करना पड़ेगा, अब बीच में जोड़ देना और को क्या करना, बस नोट करो इसको, दैट्स ऑल, ओके।